नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट 8, जो कि आपके आने वाली परीक्षा यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे दूं फाउंडेशन कोर्स की, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और मेंस का पूरा कोर्स 2025 बैच के लिए इसमें कवर किया जाएगा। प्रीलिम्स में आपके सीसैट पेपर को भी कवर किया जाएगा जीएस पेपर के साथ ही साथ अगर हम मेंस की बात करें तो इसमें एसए पेपर, हिंदी पेपर और जीएस पेपर्स आपके कवर किए जाएंगे। नोट्स आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में प्रोवाइड कराया जाएगा। किस तरीके से मेंस में आपको अपने आंसर्स को लिखना है ये भी बताया जाएगा। क्लास इस कोर्स से रिलेटेड अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा होगा, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब आज की क्लास का हम अपना पहला प्रश्न ध्यान से देखते हैं। पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। बोला गया है, निम्नलिखित में से किसके प्रयासों से भातखंडे संगीत संस्थान की नींव पड़ी थी। ठीक है, रखी गई थी, पड़ी थी लिखा है। हरिकृष्ण भातखंडे द्वारा, जवाहरलाल भातखंडे द्वारा, फिर उसके बाद मुरारी भातखंडे द्वारा और विष्णु नारायण भातखंडे द्वारा। तो ए बी सी डी में से आपका सही उत्तर क्या होगा। यहां पर बोला गया है कि भातखंडे संगीत संस्थान की नींव किसके द्वारा रखी गई थी, तो वो रखी गई थी विष्णु नारायण भातखंडे द्वारा। नाम आपको हमेशा याद रहेगा, यहां पर विष्णु भी है, नारायण भी है। ठीक है, तो विष्णु नारायण भातखंडे, डी आपका सही उत्तर है। याद रखिएगा क्लास। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम लोग देख लेते हैं। देखिए, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के प्रयासों से शास्त्रीय संगीत के विभिन्न विधाओं में शिक्षा प्रदान करने हेतु लखनऊ में 15 जुलाई 1926 को मेरिस कॉलेज ऑफ हिंदुस्तान म्यूजिक की नींव पड़ी थी और इसी को रीनेम कर दिया गया था 1960 में भातखंडे जी के नाम पे। ठीक है, उनकी जन्म शताब्दी थी और उसी जन्म शताब्दी में 1960 में जो मेरिस कॉलेज था उसका नाम भातखंडे रख दिया गया था। ये याद रखिएगा, हो सकता है परीक्षा में आपसे पूछ ले। चलिए, और 2000 में इस महाविद्यालय को डीम्ड विश्वविद्यालय का स्तर प्रदान कर दिया गया था। तो ये सारे फैक्ट्स थोड़ा याद रखिएगा, क्योंकि एक दो बार देखा गया है कि पेपर में पूछ लिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा 1926, 1960 और 2000 में से डीम्ड यूनिवर्सिटी कर दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्लास देखिए, यहां पर क्या लिखा है। भारतेंदु नाट्य अकादमी की बात की गई है यहां पर। ठीक है, भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी, तो बताइए 1985, 1975, 1982, 1992। तो कल मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था आरआरबी के गठन के बारे में। ठीक है, रीजनल रूरल बैंक के गठन के बारे में। तो रीजनल रूरल बैंक का गठन कब हुआ है, 1975 में। और याद रखिएगा भारतेंदु नाट्य अकादमी जो है इसका भी गठन 1975 में हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो यहां पर आपका बी जो है वो सही उत्तर है। देख लीजिए, भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना कब हुई है, अगस्त 1975 में, 1975 में लखनऊ में हुई है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न, थर्ड प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। महावीर स्वामी वनजीव विहार सोनभद्र जिले में स्थित है। यह राज्य का सबसे छोटा वनजीव विहार है। तो अभी तक हम देख रहे हैं कि हम लोग यूपी स्पेशल से रिलेटेड प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर देखिए, अगर हम महावीर स्वामी वनजीव विहार की बात करें तो क्या ये सोनभद्र में है, नहीं। ये कहां पर है बताइए, ये उस डिस्ट्रिक्ट में है। थोड़ा सा आपको रिवीजन कराती हूं, देखती हूँ आप लोग गेस कर पाते हैं कि नहीं। जब हम बात करेंगे महावीर स्वामी वनजीव विहार की, तो ये उस जिले में है जो अपनी बाउंड्री मध्य प्रदेश के साथ शेयर करता है। ठीक है, साथ ही साथ यूपी के खाली एक जिले के साथ ये अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। तो बताइए मैं किस जिले की बात कर रही हूँ, मैं ललितपुर की बात कर रही हूँ। ठीक है, ललितपुर अपनी बाउंड्री एमपी के साथ शेयर करता है ना, और यूपी के खाली एक जिले के साथ ही अपनी बाउंड्री शेयर करता है। और वो जिला कौन सा है, वो जिला है झांसी। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई है। और मैं किसकी बात कर रही हूं, मैं ललितपुर की बात कर रही हूं। अब आपको याद रहेगा कि महावीर स्वामी वनजीव विहार कहां पर है, ललितपुर में है। और यह राज्य का सबसे छोटा वनजीव विहार है। तो यहां पर आपका सबसे ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सोनभद्र दिया है, इसको काट दो, दूसरा सही है। ठीक है,
तो आंसर क्या होगा, करेक्ट पूछा है तो ओनली 2 इज करेक्ट। तो इस तरीके से भी चीजों को याद रखेंगे तो आपका एक साथ बहुत सी चीजें रिवाइज हो जाएगी। देखिए, महावीर स्वामी वनजीव विहार ललितपुर जिले में है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, अगले प्रश्न को देखने के पहले ये डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि परीक्षा में यहां से प्रश्न बन सकता है। देखिए, सारसाई नावर वेटलैंड की जब हम बात करेंगे तो ये इटावा में है, याद रखिएगा, ठीक है। फिर बखीरा की जब हम बात करेंगे तो ये संत कबीर नगर में है, याद रहेगा। चंद्र प्रभा की जब हम बात करेंगे तो ये चंदौली में है। चंद्र, देखो चंद्र कहां पर है, चंद्र चंदौली में, यहीं से नाम क्लियर है, चंद्र चंदौली में। हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करेंगे तो ये आपके मेरठ मुजफ्फरनगर वाले जिले में है, याद रखिएगा। कछुआ की बात करेंगे, कछुआ बनारस में है, ठीक है। कछुआ कहां पर है, बनारस में है। कैमूर सेंचुरी की जब हम बात करेंगे तो ये मिर्जापुर सोनभद्र वाले रीजन में है, ठीक है। फिर इसके बाद कतनिया घाट की बात करेंगे तो ये बहराइच में है, बहराइच में। और किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करेंगे, लखीमपुर खीरी में है ये। फिर लाख बहोरसी की बात करेंगे तो कन्नौज में। महावीर स्वामी सेंचुरी की बात करेंगे तो ललितपुर में। याद रखिएगा क्लास, यहां से आपके परीक्षा में प्रश्न बन सकता है यूपी स्पेशल का, तो अब आप याद रखिएगा ये पूरा, ठीक है। तो इतनी चीजें देखिए, अब यहां से आप ऐसे याद रख सकते हैं, साई सरसाई है तो साई बाबा हमेशा किस पे, ईटे पे ऐसे बैठे हुए आपको दिखते हैं ना, ईटे पे बैठे हुए साई बाबा दिखते हैं तो इटावा, ठीक है, साई इटावा, ठीक है। बखीरा की हम बात करेंगे, खीरा की हम बात करेंगे तो कबीर जी को खीरा बहुत पसंद था खाने में, तो बखीरा खीरा हो गया, ठीक है। ये संत कबीर नगर में हो गया। चंद्र प्रभा का मैंने आपको बता दिया, चंद चंदौली, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए हस्तिनापुर याद रखिएगा, ये मेरठ गाजियाबाद वाले रीजन में है। कछुआ गंगा जी में आपने कछुआ देख लिया तो कछुआ बनारस ऐसे करके आप याद करिएगा, याद जरूर कर लीजिएगा, यहां से प्रश्न आपका बन सकता है, ठीक है। कहीं पर भी कोई दिक्कत आएगी तो बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। अब देखिए, नवाबगंज वर्ल्ड सेंचुरी की बात करेंगे तो ये उन्नाव में है, ठीक है, उन्नाव में। फिर ओखला सेंचुरी की बात करेंगे तो ये गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर में है। ये पार्वती अर्गा पूछा गया था। फिर ये कहां पर है, गोंडा में है। पटना याद रखिएगा, ये एटा में है, ठीक है, पटना एटा, ठीक है। रानीपुर सेंचुरी जो है वो आपका कहां पर है, बांदा और चित्रकूट में, ठीक है। सम्मान की बात करेंगे तो मैंने आपको बताया था, सम्मान किसे देना है, सम्मान हम मैन को देंगे, आदमियों को सम्मान पाना बहुत अच्छा लगता है, तो यहां पर मैन को सम्मान, ठीक है। समसपुर सेंचुरी की बात करेंगे तो ये रायबरेली में है, ठीक है। सांडी बर्ड सेंचुरी की बात करेंगे तो हरदोई, जैसे ही सांड को देखा हार मान ली तो सांडी हरदोई। फिर सुहागी बरवा की बात करेंगे तो ये महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। फिर सुहेल देव, फिर बलरामपुर गोंडा श्रावस्ती। और सुर सरोवर की बात करेंगे तो सुर कहाँ लगता है, तबला वादक सुर कहाँ लगाते हैं, आगरा में ही लगाते हैं, याद रखिएगा। ये सारी चीजें जो बताई रही हूं मैं, इसको पढ़ जरूर लीजिएगा। और सुरहा ताल की बात करेंगे, देखिए सुर सरोवर की बात करेंगे तो वो आगरा में है, और सुरहा ताल की बात करेंगे तो बलिया में है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। सुर सरोवर की बात करेंगे तो ये कहां पर है, यहां पर ध्यान से देखिए, सुर सरोवर आपका नहीं दिख रहा होगा ना आपको, रुकिए मैं इसको थोड़ा सा साइड में कर देती हूँ। अब देखिए, सुर सरोवर सेंचुरी कहां पर है, आगरा में है। और सुरहा ताल की बात करेंगे तो वो बलिया में है। इसी के साथ साथ क्लास एक चीज और आपको याद रखना है, विजय सागर महोबा में है। ये वेरी इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व से रिलेटेड क्या क्या चीजें पता होना चाहिए। टाइगर एक्ट कब आया था, 1973 में आया था। अब हम उत्तर प्रदेश में कौन कौन से टाइगर रिजर्व है उनको देख लेते हैं। देखिए, दुधवा टाइगर रिजर्व का कुछ पार्ट जैसे किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, कतनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब यहाँ पर है, ठीक है। कतनिया याद रखिएगा बहराइच में है, किशनपुर कहाँ है, लखीमपुर खीरी में है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व पीलीभीत में है। अमनगढ़ याद रखिएगा बिजनौर में है, अमनगढ़ कहां पर है, बिजनौर में, ठीक है। और रानीपुर टाइगर रिजर्व की बात करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां याद रखेंगे, चित्रकूट में आप याद रखेंगे। तो इतनी चीजें आपको याद रखना है क्लास, यहां से आपके परीक्षा में प्रश्न बन सकता है, ठीक है। रानीपुर टाइगर रिजर्व कहां पर है, जल्दी से मुझे बता दीजिए आप लोग, कहां पर है, चित्रकूट में है, ठीक है, याद रखिएगा। और रानीपुर सेंचुरी की बात जब मैंने आपको की थी तो मैंने आपको बताया था बांदा और चित्रकूट रीजन में ये आपको मिलेगा। तो ठीक है, रानीपुर कहां पर है, क्या बताएंगे, बताइए, चित्रकूट में बताएंगे। और अगर मैं आपसे पूछूंगी
अमनगढ़ कहां पर है, तो आप क्या बताएंगे, बिजनौर में है। पीलीभीत तो पीलीभीत में है, ठीक है। दुधवा का अगर हम देखेंगे तो इधर लखीमपुर खीरी और बहराइच डिस्ट्रिक्ट में आपको मिल जाएगा, कतनिया घाट के नाम से। चलिए अब अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा। किराना संगीत घराने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन करना है हमें, ठीक है। यह घराना मुजफ्फरनगर जिले में स्थित है। गंगूबाई हंगल इसी घराने की गायिका थी। तो देखिए क्लास, यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट जो आपको दिए गए हैं वो बिल्कुल सही है। ये घराना जो है वो मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और गंगूबाई हंगल जो है वो इस घराने से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। जहां पर भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी वहां पर एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पुत्र जन्मोत्सव पर किया जाता है, तो बताइए कौन सा। जब बेटे का जन्म होता है तो कौन सा गीत गाया जाता है, ख्याल, रास, झूला, मयूर। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रास, झूला, मयूर, ये नहीं, ख्याल गीत जो है वो बच्चे के बेटे के जन्म पे गाया जाता है। तो कौन सा उत्तर होगा आपका, ए आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। उसके पहले अगर आपको देखना हो तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। ख्याल नृत्य की बात करें तो कभी कभी ऐसे भी प्रश्न बनता है कि ख्याल नृत्य जो है वो किस रीजन में परफॉर्म किया जाता है, तो आप याद रखेंगे बुंदेलखंड में, ठीक है। बुंदेलखंड में इसे परफॉर्म किया जाता है जब बेटे का जन्म होता है। इसी तरीके से रास नृत्य की हम बात करें, झूले नृत्य की हम बात करें या फिर मयूर नृत्य की हम बात करें, तो सब ये जो जितने भी हैं रास, झूला, मयूर, ये आपको लग रहा है ना कृष्ण और राधा से कनेक्टेड है। तो ये सारे नृत्य जो हैं ये आपके ब्रज क्षेत्र में परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्लास, क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मिर्जापुर सोनभद्र क्षेत्र से संबंधित है, तो बताइए। पाई डंडा नृत्य बोला गया है, दीप नृत्य बोला गया है, चोलर नृत्य बोला गया है, देवी नृत्य बोला गया है और बोला गया है मिर्जापुर सोनभद्र रीजन, ठीक है। तो यहां पर आपका जो सही उत्तर है वो है चोलर नृत्य, सी आपका सही उत्तर है, ठीक है। याद रखिएगा, ये भी परीक्षा में ऐसे प्रश्न आपके बनते हैं, तो एक बार हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, चोलर नृत्य जो है वो मिर्जापुर सोनभद्र जिले में परफॉर्म किया जाता है। यह नृत्य अच्छी वर्षा व अच्छी फसल के लिए किया जाता है, याद रखिएगा ये चीज। अगर हम बात करें पाई डंडा की, तो पाई डंडा जैसे गुजरात में डांडिया नृत्य होता है ना, डांडिया लेके नृत्य किया जाता है, उसी तरीके से पाई डंडा नृत्य भी होता है, लेकिन ये बुंदेलखंड के अहीरों द्वारा किया जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और दीप नृत्य जो है वो भी बुंदेलखंड में ही अहीरों द्वारा किया जाता है, ये पॉइंट्स याद रखिएगा। देवी नृत्य जो है ये भी बुंदेलखंड रीजन से ही रिलेटेड है। तो एक बार आप लोग जरूर देख लीजिएगा कौन सा नृत्य कहां पर किया जाता है, कौन सा डांस कहां पर किया जाता है, कौन से जनजाति कहां पाए जाते हैं। तो परीक्षा में प्रश्न यहां से बनता है अगर यूपी स्पेशल के प्रश्नों को इंक्लूड करना रहता है उनको, तो ठीक है। तो यहां पर ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए, अब मेले से रिलेटेड प्रश्न आ गया। मेले से रिलेटेड प्रश्न मैंने कई आपको करवाए भी हैं। देखिए, ढाई घाट मेला, फाल्गुन मेला, बल सुंदरी देवी मेला, रथ यात्रा मेला। रथ यात्रा मेला जो है वो बनारस में होता है। तो यहां पर सबसे पहले डी का फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। तो डी का फर्स्ट देख लेते हैं। तो ये तो एक ही जगह दिया गया है, तो मुझे तो आंसर मिल गया, लेकिन और ऑप्शंस को भी देखेंगे हम जब हम बात करेंगे ढाई घाट मेले की। तो ये कहां पर, ये शाहजहांपुर में, ठीक है। फाल्गुन मेला जो है वो बुलंदशहर में, बल सुंदरी मेला जो है वो नहीं, फाल्गुन मेला जो है ना, फाल्गुन मेला ये आपका रामपुर में होता है। कहां पर, एक मिनट क्लास रुकिएगा, इसको मिटाते हैं, ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार इसको मैच करते हैं हम लोग। ध्यान से देखिएगा क्या बोला जा रहा है। सबसे पहले रथ यात्रा मेला जो है ना ये आपको बनारस में दिखेगा। आप जाएंगे मेले में तो बिस्किट मिलता है, नान खटाई वाला चढ़ता है भगवान को, ठीक है। तो ये डी पे एक, डी का एक हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद हमको पता है हमारा यही है, तो एक आपका फोर्थ हो जाएगा, शाहजहांपुर हो जाएगा। फाल्गुन मेला जो है वो रामपुर में हो जाएगा और बल सुंदरी मेला जो है वो बुलंदशहर में हो जाएगा। डी आपका सही उत्तर है। हम एक बार इसको चेक भी जरूर करेंगे, देख लेते हैं। डी सही उत्तर है, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लीजिए क्लास, कौन कौन सा मेला कहां होता है। देखिए, ढाई घाट मेला, ढाई घाट मेला, ठीक है, शाहजहांपुर में। कहां पर, ढाई घाट मेला शाहजहांपुर में, याद रखेंगे आप लोग। फाल्गुन मेला, फाल्गुन मेला रामपुर में, ठीक है।
फिर बल सुंदरी मेला जो है, देवी मेला जो है वो बुलंदशहर में, रथ यात्रा मेला बनारस में। इसके साथ साथ देखिए हम लोग, देखो ककोर मेला जो है बदायूं में, बटेश्वर मेला जो है आगरा में, पूछा गया है, ठीक है। गढ़मुक्तेश्वर मेला हापुड़ में, ठीक है। मुड़िया मेला मथुरा में, देवी पाटन मेला बलरामपुर में। इसी तरीके से आपसे पूछा जाता है कि बलिया में कौन सा मेला लगता है, बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए, बलिया में कौन सा मेला लगता है, बताइए। ददरी मेला कहाँ लगता है, देवा शरीफ वाला जो मेला होता है वो कहां पर लगता है, देवा शरीफ मेला। तो ये सारी चीजें पता होनी, पूछा जाता है पेपर में। चलो अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, लोक कला संग्रहालय निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? ये भी यूपी का ही प्रश्न है। तो बताइए, रामपुर में नहीं, कन्नौज में नहीं, गाजियाबाद में नहीं। लोक कला संग्रहालय जो है वो लखनऊ में स्थित है। ए आपका सही उत्तर है। अभी हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि ये डायरेक्ट प्रश्न है। जहां पर भी मुझे लगेगा कि आपको कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने हैं वो भी हम बताते चलेंगे। जैसे जब हम लोग ने डिस्कस किया टाइगर रिजर्व्स के बारे में तो वो इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैंने डिस्कस किया, ठीक है। यहां पर देखिए अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार की स्थापना वर्ष 1949 में कहां पर हुई थी? तो बताइए कहां पर हुई थी? उत्तर प्रदेश स्टेट आर्चिव कहां पर स्टैब्लिश हुआ था? झांसी में, इलाहाबाद में, लखनऊ में, बनारस में। इसको कर लीजिए प्रयागराज, ठीक है। और प्रयागराज ही इसका सही उत्तर है। राजकीय अभिलेखागार की स्थापना प्रयागराज में हुई थी, इलाहाबाद में। बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्लास क्या है? निम्नलिखित में से किस स्थान से गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम के 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो बताइए कहां से प्राप्त हुए? चंदावड़ से, गढ़वा से, चुनार से, जौनपुर से। किसकी बात की गई है? कुमार गुप्त की बात की गई है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हिस्ट्री का पूछा जा सकता है क्योंकि पूछा गया है भी प्रश्न ऐसे, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुमार गुप्त प्रथम के अगर हम देखेंगे कहां से हमें इंस्क्रिप्शन प्राप्त हुए हैं तो वो गढ़वा से प्राप्त हुए हैं। बी आपका सही उत्तर है। यहां पर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी मैं डिस्कस करूंगी, ध्यान से देखिएगा। जब हम बात कर रहे हैं कुमार गुप्त प्रथम के 2 शिलालेखों की तो वो हमें कहां से मिले हैं? गढ़वा से मिले हैं, ठीक है। तथा एक स्कंद गुप्त का भी अभिलेख हमें यहां से प्राप्त हुआ है। और कभी परीक्षा में पूछे कि गढ़वा कहां पर है तो आप क्या बताएंगे? ये प्रयागराज में है, ठीक है। प्रयागराज के गढ़वा में अगर हम देखेंगे तो यहां से आपको स्कंद गुप्त और कुमार गुप्त के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, याद रखिएगा। अगर आपको नहीं याद रहता तो आप ऐसे याद रख सकते, कुमार गुप्त और स्कंद गुप्त ने गढ़वा दिया था, ठीक है, अपने अभिलेखों को गढ़वा दिया था, गढ़वा, ठीक है, गढ़वा दिया था प्रयागराज के पास। इतनी चीजें क्लियर हो गई। चलिए देखिए, शिलालेखों में दान ग्रह को दान देने की सूचना भी प्राप्त होती है इस शिलालेख से, और स्कंद गुप्त के शिलालेख से हमें गुप्त संवत की तिथि अंकित है, ये हमें जानकारी मिलती है। साथ ही साथ इस लेख से विष्णु की प्रतिमा की भी स्थापना एवं पूजा के लिए दान दिए जाने की सूचना मिलती है। तो शिलालेखों से तो हमें यही चीज पता चलती है ना कि उस समय क्या क्या प्रथाएं थी, तो वही चीज लिखी है, याद रखिएगा। गढ़वा दिया स्कंद गुप्त ने और कुमार गुप्त ने अपने शिलालेखों को गढ़वा में, जो कि प्रयागराज के पास है, अब नहीं भूलेगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कौन से युग्म संगत हैं? तो भीतर गांव दिया है, कानपुर देहात में है ये, बांसखेड़ा उन्नाव में है, बरन बुलंदशहर में है, भितरी चंदौली में है। तो बताइए कौन कौन सा आपका सही मैच है? तो यहां पर अगर आप क्लास देखेंगे तो आपका सही मैच है, भीतर गांव जो है वो कानपुर देहात में है, ठीक है, और जो बरन है वो बुलंदशहर में है, लेकिन बांसखेड़ा उन्नाव में नहीं है, भितरी चंदौली में नहीं है। तो उत्तर 1 और 3 होगा, 1 और 3 सी में दिया है, सी आपका सही उत्तर है। अब यहां पर भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए जो बताने जा रही हूं। सबसे पहले आप भीतर गांव याद रखिएगा, ये कहां पर स्थित है? ये कानपुर देहात में स्थित है। यहां पर हमें गुप्त कालीन शैली अर्थात ईंट और पत्थर से निर्मित मंदिर मिले हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है, उनके अवशेष मिले हैं आप कह सकते हैं। तो ये आपको याद रखना। भीतर गांव किधर है? तो कानपुर देहात में है, वहां से हमें गुप्तकालीन चीजें प्राप्त हुई हैं। शाहजहांपुर जिले की अगर हम बात करें, शाहजहांपुर जिले के गंगा नदी के तट पर बांसखेड़ा है, ठीक है, बांसखेड़ा कहां पर है? शाहजहांपुर में है, ये याद रखिएगा। पूछा जा, अभी यहाँ पे पूछा गया है ना कि जो बांसखेड़ा है वो कहां पर है? शाहजहांपुर में है, याद रहेगा ना बांसखेड़ा।
शाहजहां को बांस बहुत अच्छा लगता था, बांस खेड़ा, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, यहां से ताम्रपत्र मिले हैं, ठीक है। फिर जब हम बात करेंगे भित्री की, तो भित्री जो है वो गाजीपुर में है, ठीक है, ये याद रखिएगा क्लास। मैं फिर से आपको याद करा दूं, यहां पर ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बताने जा रही हूं। भीतर गांव आपको याद रहेगा, कानपुर देहात हो गया, ठीक है। बरन आपको याद रहेगा, बुलंदशहर हो गया, बरन बुलंदशहर, भीतर गांव कानपुर, ठीक है। फिर यहाँ पर भित्री क्या दिया गया है, चंदौली दिया है, तो आपको क्या याद रखना है, ये गाजीपुर वाले एरिया में है। और बांसखेड़ा, बांस किसको पसंद था, शाहजहां को, तो शाहजहांपुर, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अच्छा यहां पर देख लीजिए एक चीज और, जो भित्री अभिलेख की हम बात करते हैं ना, भित्री अभिलेख किससे रिलेटेड है, ये भी परीक्षा में प्रश्न बनता है। भित्री अभिलेख जो है वो स्कंदगुप्त से रिलेटेड है, ठीक है। तो अब आपको याद रखना है सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था स्कंदगुप्त और किसके, स्कंदगुप्त और कुमारगुप्त के इंस्क्रिप्शन हमें कहां से मिले थे, बताइए, गढ़वा से ना, प्रयागराज के पास से। अब याद रखिएगा स्कंदगुप्त का जो भित्री अभिलेख है वो गाजीपुर जिले में है, ये भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है क्लास, इसलिए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूं। अच्छा बरन जो है वो बुलंदशहर में है, ठीक है, यहाँ पे यह प्रसिद्ध है इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी का निवास था, यहाँ पर बरन बुलंदशहर जिले में स्थित है, ये याद रहेगा ना, किसका निवास स्थान था, जियाउद्दीन बर्नी का। सब इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए, अगर आप एक नोटबुक लेके बैठे हैं तो इनको नोट जरूर कर लीजिए क्लास, सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 12वें प्रश्न को देखते हैं हम, GLA यूनिवर्सिटी कहां पर लोकेटेड है, डायरेक्ट प्रश्न है तो इसमें कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है। तो बताइए आगरा में है, श्रावस्ती में है, मथुरा में है या फिर अलीगढ़ में, तो ये मथुरा में है, सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखेंगे 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा प्रेमचंद पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो कौन सी संस्था उत्तर प्रदेश में है जो प्रेमचंद पुरस्कार देती है, उत्तर प्रदेश हिंदी इंस्टीट्यूट नहीं, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान नहीं, उत्तर प्रदेश लैंग्वेज इंस्टीट्यूट नहीं, उत्तर प्रदेश उर्दू संस्थान, ठीक है, डी जो है वो सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, जल्दी जल्दी इन प्रश्नों को हल कर लीजिए। प्रदेश के किस जिले में राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड है, तो बताइए, यहां पर बोला गया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड कहां पर है, जैसे गीडा कहां पर है, गोरखपुर में है ना, तो ये आपका लोकेटेड है कानपुर में, डी आपका सही उत्तर है, याद रखिएगा। गोरखनाथ मेला कहां लगता है, गोरखपुर में ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा क्लास, सूरजवंशी, पटबंदी, दौलतबंदी आदि निम्नलिखित में से किस जनजाति की उपजातियां हैं, ठीक है, आपसे पूछा गया किसकी, ये सब कास्ट हैं, तो खरवाड़ दिया है, बुक्सा दिया है, गोंड दिया है, थारू दिया है, तो ABCD में से सही उत्तर क्या होगा, अच्छा प्रश्न है। सूरजवंशी, पटबंदी, दौलतबंदी, ये जो है ये खरवाड़ के सब कास्ट है, ए आपका सही उत्तर है, ठीक है, यहां पर देख लीजिए ए जो है वो आपका सही उत्तर है। प्रदेश में देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर तथा सोनभद्र जिले में खरवाड़ जनजाति हमें मिलती है, ठीक है, याद रखिएगा। इनका मूल क्षेत्र अगर हम देखें तो बिहार का पलामू रीजन में खरवाड़ जनजाति पाई जाती है और इधर के रीजन्स में भी आपको मिलेंगी ये, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 16वां प्रश्न, महासागरीय लवणता का गहराई में वितरण विषम है, महासागरीय भागों में जल की ऊपरी सतह में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, तो देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन सैलिनिटी विद डेप्थ इज अनइवन, ठीक है। फिर उसके बाद दिया गया द हाईएस्ट सैलिनिटी इज फाउंड इन द अपर सरफेस ऑफ वाटर इन ओशियनिक पार्ट, तो बताइए जो यहाँ पे लवणता की हम बात करें तो वो अनइवन होती है ना, ऐसा तो है नहीं कि समुद्र का पानी है एक ही तरीके से सब जगह खारा है, नहीं, जो खारापन है जो उसमें लवणता है वो कहीं पर ज्यादा होगी कहीं पर कम होगी, ये बिल्कुल सही है। हाईएस्ट सैलिनिटी जो है इन द अपर सरफेस ऑफ वाटर में देखी जाती है, ये भी सही है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, दोनों ही सही है लेकिन एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें हम, महासागरों जल की लवणता के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में वाष्पीकरण प्रमुख कारण है। यहाँ पे बोला गया है जो इवेपोरेशन होता है वो एक बहुत बड़ा कारण है पानी में सैलिनिटी के लिए, ठीक है, वाष्पीकरण जो है वो लवणता के का एक कारण है, तो सही बात है ये चीज, ये बात सही है ना, इवेपोरेशन हो रहा है।
ठीक है। सैलिनिटी ऑफ वाटर डिक्रीजेस व्हेन रेट ऑफ इवेपोरेशन इज हाई, नहीं। देखिए दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। एक तरफ लिखा गया है कि जो लवणता है, जो सैलिनिटी है ओशियनिक वाटर्स की, वो इवेपोरेशन की वजह से है, वाष्पीकरण की वजह से है। तो हमने कहा हाँ ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन दूसरी जगह दे दिया गया है जो वाष्पीकरण का दर अगर बढ़ेगा तो लवणता कम होगी, नहीं, वाष्पीकरण का दर अगर बढ़ेगा तो लवणता भी बढ़ेगी। तो ये आपका गलत है, ये सही है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ए आपका ट्रू है लेकिन आर आपका फॉल्स है। तो सी आपका सही उत्तर हो गया। यहां पर हम देख लेते हैं सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखें, ये भी महासागरीय से है। तो देखिए ओशियन से रिलेटेड कैसे कैसे प्रश्न आपके परीक्षा में बन सकते हैं। महासागरीय जलधारा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन हमें बताना है। महासागरीय जलधाराओं का प्रभाव महासागरीय जल के तापमान पर पड़ता है। ओशियन करंट अफेक्ट द टेम्परेचर ऑफ ओशियन वाटर, ये आप सभी को पता होगा। जैसे हम विषुवत रेखा की बात करते हैं, ये हमारा इक्वेटर है, ठीक है। हम ध्रुवों की बात करते हैं, अगर यहाँ पे ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, ठीक है, ये पोल हो गया। तो पोल पे टेम्परेचर जो होता है वो आपका कम होता है, ठीक है। तो जब भी कोई ओशियन करंट आपका पोल से इक्वेटर की तरफ जाएगी तो वो कोल्ड करंट होगी ना, और जब इक्वेटर से पोल की तरफ जाएगी तो ये वार्म करंट होगी, हॉट करंट होगी। ये चीज आपको समझ में आता होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती होगी। तो ये बिल्कुल सही है, ओशियन करंट अफेक्ट द टेम्परेचर ऑफ ओशियन वाटर, ठीक है। लेब्राडोर जो है वो वार्म करंट दिया गया है ये। तो अगर आप लेब्राडोर को देखेंगे तो अभी मैं आपको मैप में बता भी दूंगी, चिंता मत करिए। तो ये वार्म करंट नहीं है, ये कोल्ड करंट है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये कोल्ड करंट है। तो दूसरा आपका गलत हो गया। तो आपसे क्या बोला गया है, ट्रू स्टेटमेंट। तो ओनली वन इज करेक्ट आंसर, ठीक है। क्लास कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैम बहुत जल्दी जल्दी आंसर्स बता रही हैं। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कम समय में सॉल्व करना और मैक्सिमम रिवीजन करना है, तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अगर कहीं पर भी लगता है कि बहुत तेजी से आंसर बता दिया तो आप वीडियो पॉज कर लीजिएगा। कल वाली क्लास आप में से जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखी है, 7th वाला लेक्चर, ठीक है, मॉक टेस्ट 7, उसको आप लोग जरूर जाके देखिएगा, ठीक है। मॉक टेस्ट 7 जरूर देखिएगा। अगर आप आज मॉक टेस्ट 8 देख रहे हैं 7 को छोड़ के, दोनों टेस्ट को जरूर देखिएगा, क्लास महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहां पर उसको देखने के पहले मैंने आपसे कहा था कि अभी मैं ओशियनिक करंट को डिस्कस करते हैं। यहां पे लेब्राडोर याद रखिएगा, ये क्या है, लेब्राडोर है, ठीक है। तो ये कोल्ड करंट आपको दिख रहा है। आपके परीक्षा में जो जो करंट पूछी गई है उनको मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ। आपके परीक्षा में कई बार एगुलस के बारे में बोला गया है, ठीक है। तो एगुलस याद रखिएगा, ये क्या है, ये अफ्रीका है ना, तो अफ्रीका के इधर आपको एगुलस दिखेगा। ये एक हॉट करंट है, कई बार पूछा गया है क्लास। ध्यान दीजिएगा जो चीज मैं आपको बता रही हूँ, ये एगुलस है, ठीक है। इधर आप देखेंगे तो इधर पेरू है, पेरू, ये तो आपको रीजन भी पता है, साउथ अमेरिका का। मैंने आपको बहुत बार बताया ये कौन सा रीजन है, ये पेरू और चिली वाला रीजन है, अटाकामा रीजन है, जो कि किसके लिए फेमस है, टिन के लिए फेमस है। लेक टिटिकाका किधर है, लेक टिटिकाका भी पेरू और चिली की मध्य में है, ठीक है। अगर साउथ में पेरू के देखेंगे और अगर चिली के नॉर्थ में देखेंगे तो वहां पे लेक टिटिकाका लोकेटेड है इधर की तरफ। तो ये याद रखिएगा, पेरू जो है वो कैसी है, वो ठंडी जलधारा है, ठीक है। एगुलस कैसी है, ये हॉट करंट है, ये याद रखना है क्लास आपको। यहाँ पर कौन सा ओशियन है, ये पैसिफिक ओशियन है। ये भी पूछा जाता है कि ये जो करंट है वो किस ओशियन की है, तो ये आपके पैसिफिक ओशियन की है। कैलिफोर्निया भी पैसिफिक ओशियन की है। लेब्राडोर याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है। कैनरी भी याद रखना है आपको, ये कौन सी है करंट, कैनरी, लेब्राडोर, ठीक है। बेंगुला, ये याद रखिए, 3 तो याद ही रखिएगा, लेब्राडोर, बेंगुला, ठीक है, और कैनरी, ये याद रखना है क्लास। सब जो बता रही हूं ये परीक्षा में पूछा गया है। एक चीज में और स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, उसको ध्यान से सुन लो, कभी नहीं भूलेगा। जब हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की, तो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में जो ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया करंट है वो आपकी हॉट होती है, और जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट है वो आपकी कोल्ड होती है, ठीक है। इतनी चीजें याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। तो एक बार रिवाइज करा दूं, पूछूं आपसे, बताइए पेरू कैसी करंट है, तो आप कोल्ड करंट बताएंगे, ठीक है। फिर अगर मैं आपसे कहूंगी वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट जो है, ऑस्ट्रेलिया करंट, ये कोल्ड है, ईस्ट हॉट है, ठीक है। जो भी ईस्ट में है वो आपको दिख रहा होगा, किसी भी कॉन्टिनेंट के ईस्ट में जो है वो हॉट है। एगुलस जो है वो साउथ, ये देखिए अमेरिका के साउथ इसमें है, ईस्ट में है, तो ये हॉट करंट है, ठीक है। बेंगुला जो है वो इसके वेस्ट में है, तो ये
क्या है, कोल्ड करंट है। ब्राजील जो है वो हॉट है, पेरू कोल्ड है, कैनरी जो है वो क्या है, वो आपकी कोल्ड करंट है, लेब्राडोर कोल्ड है, याद रहेगा आप। चलो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, वलित पर्वतों का निर्माण पृथ्वी की आंतरिक शक्ति द्वारा धरातलीय चट्टानों में वलन पड़ने से होता है। अल्पाइन पर्वत श्रृंखला वलित पर्वत का उदाहरण है। तो बताइए क्लास यहाँ पर क्या सही है। फोल्डेड माउंटेन जो है वो फोल्ड हो, ऐसे अर्थ जैसे अगर आप किसी कागज खोलेंगे ऐसे फोल्ड करेंगे तो उसी तरीके से फोल्डेड माउंटेन्स भी ऐसे 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 बनते हैं, ठीक है, ये सही है। और एल्पाइन माउंटेन जो है वो फोल्डेड माउंटेन का आपका एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा, एक मिनट, दोनों ही बिल्कुल सही है ना, दोनों ही बिल्कुल, एक मिनट क्लास, हाँ अभी ठीक है। हाँ, फोल्डेड माउंटेन जो है ऐसे ऐसे फोल्ड होने की वजह से ही ये माउंटेन्स आपके बनते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। एल्पाइन माउंटेन जो है वो एग्जाम्पल है फोल्डेड माउंटेन का, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन एक दूसरे को सपोर्ट तो कर नहीं रहे, रीजन असर्शन को सपोर्ट नहीं कर रहा है, इस वजह से उत्तर ए हो जाएगा। इतनी चीज क्लियर ना क्लास। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, हरमट्टान पवन के बारे में दिए गए कथनों में से सत्य कथन हमें चुनना है। हरमट्टन की बात की गई है, ये सहारा डेजर्ट में फ्लो करती है। पहला दिया गया है, ड्यू टू इट्स इफेक्ट ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस ऑन द गिनी तट, ठीक है, गिनी कोस्ट में ह्यूमिडिटी बढ़ती है। तो इसको हम लोग डॉक्टर विंड के नाम से भी जानते हैं हरमट्टान को, ठीक है। ये सहारा डेजर्ट में आपकी फ्लो करती है, लेकिन इसकी वजह से ह्यूमिडिटी जो है वो इंक्रीज नहीं करती है, वो डिक्रीज करती है, इसी वजह से इसको डॉक्टर विंड कहते हैं। तो यहां पर सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, पहला सही है, तो उत्तर क्या होगा, ए आपका सही उत्तर है। यहां पर देख लीजिए क्लास एक बार, ए जो है वो आपका सही उत्तर है। इसे हम डॉक्टर पवन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। देखिए, इस पवन के प्रभाव से गिनी तट पर आर्द्रता जो है, जो ह्यूमिडिटी है वो कम हो जाती है, ह्यूमिडिटी डिक्रीज कर जाती है, और इसी कारण हम इसे क्या कहते हैं, डॉक्टर पवन कहते हैं, ठीक है। और सहारा मरुस्थल के पूर्वी भाग में उत्तर पूर्वी तथा पूर्वी दिशा में गिनी की खाड़ी के तटीय क्षेत्र की ओर चलने वाली गर्म तथा सूक्ष्म हवा को हम हरमट्टान कहते हैं। तो ये याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है। अब हम यहां पर देख लेते हैं विक्टोरिया प्रांत की जब हम बात करेंगे तो यहां पर ब्रिकफील्डर, ठीक है, याद रखिएगा। न्यूजीलैंड की बात करेंगे नॉर्वेस्टर, यूएसए की बात करेंगे ब्लैक रोलर, ठीक है, और मेसोपोटामिया और फारस की खाड़ी की बात करेंगे तो शामल। ये भी याद रखिएगा किस विंड को किस नाम से जानते हैं। विक्टोरिया प्रांत में ब्रिकफील्डर, ठीक है, नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड में, ब्लैक रोलर यूएसए में, ठीक है, और शामल की बात करेंगे तो मेसोपोटामियन रीजन में। क्लियर हो गया ना क्लास। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। पक्षाघ मेघ वायुमंडल में सबसे नीचे पाए जाने वाले मेघ होते हैं। इन्हें घोड़े की पूंछ, कामा आकृति आदि नामों से पुकारा जाता है। तो साइरस की बात जब हम करते हैं तो क्या साइरस क्लाउड्स जो होते हैं वो बॉटम ऑफ द एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं? यही गलत है। साइरस जो क्लाउड्स होते हैं वो टॉप पे प्रेजेंट होते हैं, ना कि बॉटम पे। तो ये तो आपका बिल्कुल गलत है। हाँ, हम इसे वेरियस नाम से जानते हैं, जैसे घोड़े की पूंछ, कामा आकृति आदि नामों से पुकारा जाता है। तो बी सही है, ए गलत है। तो देख लेते हैं, ए आपका गलत है, आर सही है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 22वां प्रश्न। दिए गए कथनों में से सत्य कथन को चुनना है। कालाहारी मरुस्थल जो है वो बोत्सवाना और नाम्बिया में स्थित है, ठीक है। साहेल क्षेत्र जो है वो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। तो बताइए, दक्षिण अमेरिका, तो बताइए कहां पर है। तो कालाहारी देखेंगे तो ये बोत्सवाना नाम्बिया रीजन में है, ठीक है। लेकिन साहेल रीजन जो है वो अगर आप देखेंगे तो ये तो नॉर्थ में है, ना कि साउथ में है, ये गलत हो जाएगा। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा, केवल एक, ठीक है, ए आपका सही उत्तर है। क्लास ध्यान से देखिएगा, ए जो है वो सही उत्तर है। यहां पर मैं थोड़ा हट जाती हूं ताकि चीजें क्लियर हो आपको। ये आपको अफ्रीका दिख रहा है, ठीक है। देखिए साहेल रीजन ये दिख रहा है आपको, ठीक है। इधर देखिए मॉरिटेनिया, माली, ठीक है, नाइजर, चाड, सुडान, इरिट्रिया, सही है ना। तो ये याद रखिएगा। इधर कौन सी संधि है बताइए, बाबल मंडेल, याद रखिएगा यहां पर, ठीक है।
तो ये किस साइड है, ये नॉर्थ में है ना कि साउथ में है। और देखिए हम अगला प्रश्न, यहां पर देखिए क्या लिखा है, पुराने नाम और नए नाम। हमको देखना है कौन सा सही मैच नहीं है। गोल्ड कोस्ट जो है वो उसका नया नाम घाना है, सही है, हाँ सही है, ठीक है। उसके बाद उत्तरी रेडिसिया दिया है, जाम्बिया हम इसको इस नाम से कहते हैं, सही है। न्यासालैंड मोजाम्बिक, दक्षिण पूर्वी अफ्रीका नाम्बिया। तो देखिए क्लास, अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो न्यासालैंड है ना, उसको हम मोजाम्बिक नाम से नहीं जानते हैं, इसको हम माली कहते हैं, ठीक है। सॉरी मलावी, माली नहीं, मलावी। माली तो ऊपर है ना। अभी हमने जब ये देखा मैप, एक बार मैं आपको दिखाती भी हूं, ध्यान से देखिएगा, रिवीजन बहुत जरूरी है मैप का। यहां पर देखिए, जब मैंने आपसे सहेल रीजन की बात की, इधर सहारा वाले रीजन, सहेल रीजन की बात की, तो ये आपको कौन सा दिख रहा है, माली दिख रहा है ना, माली, याद रखिएगा। किस रीजन में है, सहेल रीजन में है, ये अफ्रीका है, पूछा जाता है, ध्यान में रखिएगा। अभी हमने बात किया है आपसे न्यासालैंड की, तो न्यासालैंड हम मलावी को कहते हैं। मलावी अगर आप देखेंगे, ये देखिए ये कौन सा रीजन है, मलावी रीजन है, ये मलावी रीजन है। अगर आप अफ्रीका के मैप में देखेंगे इधर, तो मलावी रीजन ये है नीचे की तरफ। इसमें मैं आपको दिखा भी देती हूं एक बार, ये देखेंगे तो इधर की तरफ आपको मलावी रीजन मिलेगा, ठीक है। क्लियर है ना क्लास, कंफ्यूजन तो नहीं है, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। यहां पर देख लीजिए, अफ्रीका में अलग अलग नाम दिए हैं, तो इसको आपको अगर पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं आप लोग। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आराम से पढ़ लीजिएगा। जैसे कटांगा जो है वो साबा नाम से अब जानते हैं, गोल्ड कोस्ट को घाना नाम से हम जानते हैं, ठीक है। उत्तरी रेडिसिया को हम जाम्बिया नाम से जानते हैं, न्यासालैंड को मालवी नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 24वां, विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत एशिया में फैला हुआ है, तो बताइए कितने प्रतिशत यहां पर बोला गया है। 22%, 22%, 38%, 32% या फिर 46%। तो क्या बोला गया है बताइए यहां पर, यहां पर क्या बोला गया है, ध्यान से देखिए। व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड इज स्प्रेड इन एशिया। तो 22%, 38, 32 या फिर 46। तो 32% जो है वो एशिया में है। देखिए क्षेत्रफल में जो है, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है, ये आपको पता है। विश्व की 60% से अधिक जो जनसंख्या है वो एशिया में रहती है, ये भी आपको पता है, ठीक है। अगर विश्व धरातल का लगभग देखें तो 30% जो है वो एशिया में फैला हुआ है। कितना, 30% आपका एशिया में फैला हुआ है, ठीक है। अब एशिया में ज्यादा जो है, आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, मोस्ट पॉपुलस क्यों है, क्योंकि चाइना और भारत जो है वो एशिया में ही है। तो ये चीज क्लियर है, 32%, वहां पे 30% लिखा है, तो अप्रोक्सीमेटली हम मान सकते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप की बात की गई है, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की बात की गई है। तो बताइए ग्रेट बेसिन कहां पर है, नॉर्थ अमेरिका में है, हाँ है, ठीक है, ठीक है। चिहुआहुआन जो है वो कहां पर है, चिहुआहुआन जो है वो भी यूएसए में है, सोनोरन जो है वो भी यूएसए में है, ये तीनों ही यूएसए में है। उत्तर क्या हो जाएगा, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ना नॉट बोला गया है, ध्यान से देखिएगा। तो डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि तीनों ही नॉर्थ अमेरिका में है। अब मैं इसको लोकेट कर देती हूं मैप में, ताकि थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। यहां पर देखिए ग्रेट बेसिन, ये आपको नॉर्थ अमेरिका का मैप दिख रहा है छोटा सा, ठीक है। इधर की तरफ अगर आप जाएंगे तो ये आपको ग्रेट बेसिन मिलेगा, ठीक है, ग्रेट बेसिन दिखा। अब दूसरा मैप दिखाएं आपको, दूसरा मैप ध्यान से देखिएगा क्लास। यहां पर ये देखिए सोनोरन डेजर्ट आपको दिख रहा है इधर, ये कौन सा है, सोनोरन डेजर्ट है, और ये चिहुआहुआन, ठीक है, ये है। तो सब जो है वो आपके
कहां पर है, नॉर्थ अमेरिका में है, ये देख लीजिए। और सोनोरेन डेजर्ट भी इधर की तरफ आपको मिलेगा। क्लियर हो गया क्लास? तो याद रखिएगा, डेजर्ट से रिलेटेड प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, कितने अच्छे अच्छे नाम होते हैं। चलो अगला प्रश्न हम देखते हैं। दिए गए कथनों में से असत्य कथन को हमें चुनना है, तो हम चुन लेंगे। मिसिसिपी नदी जो है वो कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है, कोलोराडो नदी मेक्सिको की खाड़ी में गिरती है, तो बताइए कौन सा आपका सही है। मिसिसिपी रिवर जो है वो कहां पर गिरती है, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में, और कोलोराडो रिवर जो है वो गल्फ ऑफ मेक्सिको में, तो दोनों ही आपका सही है, उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, हम देख लेते हैं, यहां पर दोनों ही बिल्कुल सही है। अब देखिए मिसिसिपी रिवर अगर आप देखेंगे तो ये गल्फ ऑफ मेक्सिको है, अमेरिका का ही मैप है, नॉर्थ अमेरिका का, और ये पूरी जो आपको दिख रही है रिवर, ये मिसिसिपी रिवर है। ठीक है, ये कौन सी रिवर है, ये मिसिसिपी रिवर है। ध्यान से देखिए क्लास, अगर आपको अमेरिका के मैप में देखना है तो मैं आपको एक बार और अमेरिका का मैप खोलती हूं और आप ध्यान से देखिएगा इधर की तरफ, ये छोटा सा इधर आपको दिखेगा, यहाँ पे गल्फ ऑफ मेक्सिको है और इधर पूरा जो जा रहा है वो मिसिसिपी रिवर है। तो ध्यान से इसी मैप में आप लोग देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा क्लास, ये रहा, ये कौन सी है, मिसिसिपी रिवर है। ठीक है, मिसिसिपी, इसी में मिजोरी आके मिल रही है, परीक्षा में पूछा जाता है। ये सेंट लुइस है जहां पे मिजोरी और मिसिसिपी मिल रही है। ठीक है, याद रखिएगा। ओहियो भी ये दिख रहा होगा आपको, ओहियो, मिसिसिपी, मिजोरी, ये सब कहाँ की है, ये सब आपके नॉर्थ अमेरिका की है। ठीक है, ये याद रखिएगा, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है ये सब, मिसिसिपी, मिजोरी, ओहियो, और कहां पे जाके गिर रही है, गल्फ ऑफ मेक्सिको में। अगला हम देखिए, यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये कोलोराडो रिवर है, दिख रहा है आपको, कोलोराडो रिवर, ये देखिए, ये रहा कोलोराडो रिवर पूरा, और ये कहां जाके गिर रही है, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में। तो ध्यान रहेगा कि नहीं, जो मिसिसिपी है और जो ओहियो, मिसिसिपी, ये सब जाकर कहां पर गिर रही है, ओहियो आकर मिसिसिपी से मिल रही है और फिर ये जाकर गल्फ ऑफ मेक्सिको में गिर रही है। कोलोराडो रिवर की बात करेंगे तो ये गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में गिर रही है। यहां पर भी देखिए मैंने मैप रखा है, तो ये पूरा आपका मिसिसिपी रिवर है, दिख रहा होगा, गल्फ ऑफ मेक्सिको है, इधर ओहियो रिवर भी याद रखिएगा, परीक्षा में एक बार पूछा है, मिजोरी भी पूछा है, तो ध्यान रखिएगा, गल्फ ऑफ मेक्सिको में, और यहाँ पे कोलोराडो रिवर ट्रेवल करते 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 गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में गिर रही है, चलिए ड्रेन हो रही है। अगला प्रश्न देखते हैं अब। पर देखिए, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की यूकन नदी घाटी निम्नलिखित में से किसके लिए फेमस है, तो बताइए यूकन नदी घाटी किसके लिए फेमस है, आयरन के लिए, कॉपर के लिए, गोल्ड के लिए, या फिर कोल्ड के लिए, कोल के लिए। ठीक है, तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा, यहां पर आपका जो सही उत्तर है वो है, ये गोल्ड के लिए फेमस है, सी आपका सही उत्तर है। ठीक है, सी जो है वो सही उत्तर है, देख लेते हैं। चलिए, अच्छा यहां पर क्लास जो पॉइंट्स दिए गए हैं ना, एक बार इसको भी डिस्कस करना बनता है, एक बार इसको हम डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, लोहे के लिए अगर हम देखेंगे तो मेसाबी, ठीक है, परीक्षा में पूछा गया है, मेसाबी पूछा गया है। ठीक है, फिर यहां पर याद रखिएगा अल्बामा, अल्बामा में पूछा गया है, मार्केट पूछा गया, मिनेसोटा, ये सब किसके लिए फेमस है, ये सब आयरन ओर के लिए फेमस है। ठीक है, तांबे के लिए अगर हम देखेंगे तो मिनेसोटा, याद रखिएगा क्लास, मिनेसोटा। ठीक है, फिर उसके बाद नेवाडा, टेनेसी, ये सब किसके लिए फेमस है, तांबे के लिए फेमस है। और सोने के लिए अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर अलास्का यूकन नदी घाटी, अलास्का यूकन नदी घाटी बहुत इंपॉर्टेंट है, अलास्का यूकन नदी घाटी याद रखिएगा, कोलोराडो, मोटाना। कोयले के लिए देखेंगे तो अल्पेशियन पर्वत की बात हम करेंगे, अपलेशियन पर्वत की। तो ये याद रखिएगा, परीक्षा में यहां से प्रश्न बना है, अगर आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आपको यहाँ ये जो नाम मैंने बताए हैं ये वहां पर मिलेंगे। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन हमें चुनना है। जो पार्कर बांध है वो स्नेक नदी पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे छोटा राज्य कैलिफोर्निया है। तो चलिए मुझे जल्दी से बता दीजिए यहाँ पर कौन से स्टेटमेंट आपके ट्रू है पूछा गया है। ठीक है, ट्रू पूछा गया है तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर जो पार्कर बांध है वो स्नेक नदी पर नहीं है, ना ही स्मॉलेस्ट जो स्टेट है वो कैलिफोर्निया है, दोनों ही बिल्कुल गलत है, उत्तर डी हो जाएगा। देखिए क्लास, अगर हम पार्कर की बात करें तो पार्कर किस पर है, बोल्डर, हूवर, पार्कर किस पे है, ये सब आपका कोलोराडो नदी पर है। तो देख लीजिए पार्कर डैम जो, एक मिनट क्लास, ध्यान दीजिएगा जो मैं आपको बता रही हूं,
जो पार्कर बांध है वो किस पर लोकेटेड है? वो कोलोराडो नदी पर है। अभी हमने कोलोराडो नदी को देखा। कोलोराडो नदी कहां पर ड्रेन हो रही है? गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में, ठीक है, और स्नेक नदी पर ये नहीं है। और हम बात करेंगे अगर कैलिफोर्निया की, तो कैलिफोर्निया जो है वो स्मॉलेस्ट स्टेट नहीं है यूनाइटेड स्टेट का। रोडे जो है वो है, रोडे आइलैंड जो है, रोडे आइलैंड वो स्मॉलेस्ट स्टेट है यूनाइटेड स्टेट का। याद रहेगा ना? चलिए अगला प्रश्न देखिए हम लोग। यहां पर देख लीजिए, ये देखिए एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं। कोलोराडो नदी पर कौन कौन से आपके डैम है? परीक्षा में पूछा गया है। तो पार्कर याद रहेगा, ठीक है, हूवर याद रहेगा, ठीक है, बोल्डर भी याद रखिएगा, कैनियन डैम याद रहेगा, ग्रैंड बाई और ग्रैंड वैली, ठीक है, ये और ये तो आपकी परीक्षा में पूछा गया है और ये भी पूछा गया है। तो आप याद रखिए कैन, पार्कर, हूवर, कैन, पार्कर, हूवर। और मैंने आपको बताया था ना, बोल्ड हो गया पार्कर तो हूवर, पार्क में खेल रहे थे, बोल्ड हो गया हूवर, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, पार्कर, हूवर, कैनियन, ये पूछा गया है आपके परीक्षा में, इंपॉर्टेंट है। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न 29, ग्रीनलैंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से हमें सत्य कथन को चुनना है। ग्रीनलैंड जो है वो लार्जेस्ट आइलैंड है वर्ल्ड में, बिल्कुल सही है, ठीक है, या उत्तरी अमेरिका के उत्तर पूर्वी नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है, ये भी सही है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, कुछ इसमें ऐसा तो बताना नहीं था। चलिए अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में सबसे कम स्थल अवरुद्ध देश किस महाद्वीप में है? तो सबसे लीस्ट लैंडलॉक्ड कंट्रीज कहां पर है? ये मैंने आपसे डिस्कस भी किया है, बताइए। खाली 2 कंट्रीज हैं उस कॉन्टिनेंट में। तो साउथ अमेरिका की जब हम बात करेंगे तो मैंने आपको बताया था यहां पर खाली 2 लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं, एक पैराग्वे और एक बोलीविया। तो यहां पर आपका सही उत्तर डी हो जाएगा, सब डिस्कस किया हुआ है, डी आपका सही उत्तर है। देख लेते हैं, ठीक है, पैराग्वे और बोलीविया खाली है। विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात डुगेला प्रपात निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो बताइए कहां स्थित है? नाइजीरिया में, ठीक है, वेनेजुला में, नॉर्वे में, या फिर दक्षिण अमेरिका में? तो ये आपका जो डुगेला है वो आपका लोकेटेड है साउथ अफ्रीका में, ठीक है। थोड़ा सा आज बोर्ड में दिक्कत है क्लास, इसको रिजॉल्व कर लिया जाएगा, उसके लिए आप लोग मत परेशान होइएगा इसके बाद वाले टेस्ट में, लेकिन आज थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए, ये अपने आप हो रहा है। तो दिए गए विकल्पों में सबसे कम स्थल अवरुद्ध देश जो है वो हाँ दक्षिण अमेरिका में था, ये हमने आपसे डिस्कस कर लिया था, बोलीविया और पैराग्वे मैंने आपको बता दिया था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, एक बार ध्यान से देखिएगा, ये वाला नहीं, ये वाला, हाँ। विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात डुगेला प्रपात निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये बताइए, ये साउथ अफ्रीका में है, याद रखिएगा, ठीक है, डी आपका सही उत्तर है। यहां पर हम देख भी लेते हैं एक बार, हाँ ये देखिए दिख रहा है आपको, ये हमने साउथ अफ्रीका वाला रीजन लिया है, ये साउथ अफ्रीका आपको नीचे दिख रहा होगा, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में एकदम नीचे ये साउथ अफ्रीका है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो टुगेला फॉल आपको मिलेगा, ये टुगेला फॉल, याद रहेगा, टुगेला फॉल याद रखेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और ये तो आपको पता है ना कि सबसे बड़ा सबसे ऊंचा जलप्रपात कहां पर है? तो वो एंजल वाटरफॉल है, मैंने आपसे डिस्कस किया था, जो कि वेनेजुला में है, ऊपर की तरफ ना, जब हम लोग साउथ अमेरिका का देखते हैं मैप तो ऊपर वेनेजुला है और वहीं पर एंजल फॉल है, ये सारी चीजें डिस्कस की गई है। दूसरा भी याद रखिएगा, टुगेला याद रखिएगा, ये साउथ अमेरिका में है, साउथ अफ्रीका में है, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को हमें मैच करना है, चलिए बताइए जल्दी से मुझे, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, महानदी। तो इसको करते हैं हम लोग, जब हम बात करते हैं गोदावरी की, तो गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है? तो सबरी ही है, गोदावरी की सबरी है, एकदम सही है, ए का फर्स्ट 3 जगह दिया गया है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कावेरी की लोक पावनी है, ठीक है, बी का सेकंड 2 जगह दिया गया है। कृष्णा की अगर हम देखेंगे तो दूध गंगा हो गई, ठीक है, सी का 3rd, और महानदी की शिवनाथ, तो डी का 4th। तो आपका सही उत्तर बी हो जाएगा। ट्रिब्यूटरीज से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर बी आपका सही उत्तर है, ठीक है, याद रखिएगा। सबरी, इंद्रावती, प्राणहिता, वेन गंगा, पेन गंगा, वर्धा, पूर्णा,
ठीक है, दुधाड़ा आदि जो है वो गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। हिरंगी, हेमावती, लोकपावनी, सिमसा, स्वर्ण रेखा, भवानी, लक्ष्मण तीर्थ, ये सब जो हैं, ये लक्ष्मण तीर्थ, अमरावती, ये सब किसकी हैं? कावेरी की हैं। इसी तरीके से मुरेरू, मूसा, भीमा, पंचगंगा, दूध गंगा, कोयना, मालप्रभा, घाट प्रभा, तुंगभद्रा, ये सब किसकी है? कृष्णा की है, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे हस्तेय, शिवनाथ, ओम, जोंग, तेल, ये तो मैंने आपको बताया है, जोग जो है वो तेल पे बैठा, ओम जोंग तेल जो है वो महानदी की है, ठीक है। चलिए, गोदावरी नदी कहां से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर से, नासिक से ना। फिर उसके बाद अगर आपसे पूछेगा महानदी कहां से निकलती है, तो सिहावा डिस्ट्रिक्ट, छत्तीसगढ़, याद रखिएगा। इस राज्य के उत्तर में महाराष्ट्र, पूर्व में आंध्र प्रदेश, दक्षिण में तमिलनाडु एवं केरल तथा पश्चिम में अरब सागर फैला हुआ है। यह विशेषता किसकी है? तो भाई बताओ किसकी है? बोला गया है नॉर्थ में है आंध्र प्रदेश, ठीक है, नॉर्थ में आंध्र प्रदेश है। फिर उसके बाद बोला गया है साउथ में अगर हम देखेंगे तो कौन सा है? तमिलनाडु है और केरल है, ठीक है। और एक तरफ अरेबियन सी है, तो किसकी बात हो रही? कर्नाटक की बात हो रही है। और किसकी बात हो रही है? देखो ये तो होगा ही नहीं भाई, पहले ही नहीं होगा, गोवा भी नहीं होगा, मध्य प्रदेश तो मध्य में है, नहीं, कर्नाटक, सी आपका सही उत्तर है। इतनी तेज आज ये स्क्रीन भाग रही है, सी जो है वो सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। देश में दूसरे सबसे अधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मृदा कौन सी है? तो बताइए, दूसरा बोला गया, सेकंड। अगर फर्स्ट बोला जाता तो आप कौन सा बताते? आप बताते एलुवियल सॉइल ना, जलोढ़ मृदा जिसे कहते हैं, ठीक है। अब बोला गया दूसरा, तो दूसरा अगर हम देखेंगे तो रेड सॉइल, ठीक है। ए आपका सही उत्तर है। कुछ बताने की जरूरत है यहां पर? नहीं है ना। चल अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से अलग करता है? तो बताइए कौन सा दर्रा जो है वो उत्तराखंड को तिब्बत से अलग करता है? तो यहां पर शिवकिला तो जो आपका है ही नहीं। शिवकिला कहां पर है? मैंने आपको बताया था, रोहतंग बारा शिव, याद है ना, रोहतंग बारा शिव कहां पर है? रोहतंग बारा शिव, तो ये आपका है रोहतंग बारा शिव जो है वो आपका कहां पर है? वो आपका हिमाचल प्रदेश में है, रोहतांग, ठीक है। शिवकिला और बारालाचा ये सब हिमाचल प्रदेश में है, याद है ना। नाथूजी, जिलेपला और नाथुला पास कहां पर है? सिक्किम में है, ठीक है। लिप नीतिमान ये सब कहां पर है? लिप नीति और लिपुलेख, नीति दर्रा और मान दर्रा ये सब उत्तराखंड में है। तो ये याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है। अब यहां पर देखिए हम क्या डिस्कस कर रहे थे, हम डिस्कस कर रहे थे, हाँ, हम डिस्कस कर रहे थे कि जो निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है? तो ये थागाला दर्रा है, ठीक है। ए आपका सही उत्तर है। यहां पर हम देख भी लेते हैं, देखिए सेनकोटा दर्रे की अगर हम बात करेंगे तो ये तो साउथ में है, तमिलनाडु और मदुरई वाले रीजन में है सेनकोटा, ठीक है। तमिलनाडु के मदुरई को केरल के कोची से जोड़ता है सेनकोटा, याद रहेगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है। साउथ में है सेनकोटा, एस से सेनकोटा, और ये मदुरई को कोची से जोड़ता है, ठीक है, याद रखिएगा। शिव किला की बात करेंगे तो मैंने आपको बताया रोहतांग बारा शिव, तो ये सब कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है। तो ये देख लीजिए, ये हिमाचल प्रदेश में है और यह दर्रा हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है, ठीक है, पता है। थांगला दर्रा की हम बात करेंगे तो ये उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है, ठीक है, उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। और यहां पर अगर आप देखिए, यहां पर खरडुगला दर्रा लेक के सियाचिन ग्लेशियर से जोड़ता है, ठीक है, लेक और रास्ता नुब्रा नदी घाटी से गुजरता है। तो यहां पर उत्तराखंड को तिब्बत से कौन सा जोड़ता है? थांगला, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। क्लास क्लियर हो गया ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे। ये प्रश्न को देखते हैं अब हम लोग। धर्मा बंदरगाह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो बताइए धर्मा बंदरगाह जो है वो कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र में, गोवा में, उड़ीसा में या फिर वेस्ट बंगाल में? तो सही उत्तर क्या होगा? जो धर्मा पोर्ट है वो आपका लोकेटेड है उड़ीसा में, डीज में, उड़ीसा, सही है, ठीक है। तो यहां पर डी आपका सही उत्तर है। अगला देखते हैं, तो यहां पर देख लीजिए, धर्मा भारत के डीप ड्राफ्ट बंदरगाह में से एक है जो कि केप साइज जहाजों को समायोजित कर सकता है, ठीक है। और ये लोकेटेड कहां पर है? ये लोकेटेड है आपका, मैंने बताया, उड़ीसा में। अगला प्रश्न हम देखें।
अगला प्रश्न देखिए क्लास क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा के बाएं घाट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है? तो गंगा के बाएं घाट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी कौन सा है? अच्छा प्रश्न है। कोसी है, गंडक है, महानंदा है या फिर रामगंगा है? तो अगर लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज में देखेंगे तो लास्ट में गंगा से आके मिलती है महानंदा। ठीक है, तो सी जो है वो आपका सही उत्तर है, याद रखिएगा। यहां पर हम देख लेते हैं, गंगा नदी की एक अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी है महानंदा, जो दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है और यह नदी पश्चिम बंगाल में गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के संदर्भ में दिए गए कथनों में से सही कथन को हमें चयन करना है। चलिए, यह हिमालय के समांतर पश्चिम की ओर बहती है। सुबनसिरी, कामेंग, भरेली आदि इसकी सहायक नदी है। तो देखिए मैंने आपको बताया था सुबनसिरी, लोहित ना, ये सब बताया था ना। फिर उसके बाद कामेंग, भरेली जो है ये किसकी सहायक नदी है? ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। लेकिन क्या ये, अगर आप ध्यान से देखेंगे, क्या ये पश्चिम की ओर बहती है? नहीं, ये गलत है आपका। तो यहां पर पूछा गया है कौन सा कथन सही है ना, सत्य कथन। तो केवल दो जो है वो आपका सही है। ठीक है, पहला आपका गलत है। अगर हम ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में बात करेंगे तो आप अगर इसकी लोकेशन देखेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु एवं सतलज के स्रोत के काफी नजदीक से चेमायुंगडुंग हिमनद तिब्बत से निकलती है। तो ये पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है, तो आप याद रखेंगे चेमायुंगडुंग से निकलती है ये। ठीक है, इसकी लंबाई इतना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहां पर अगर आपको पढ़ना है तो यहां पर याद रखिए, अरुणाचल प्रदेश और असम में ब्रह्मपुत्र नदी आपकी फ्लो करती है। यहां पर लोहित याद रखिएगा, दिबांग याद रखिएगा, इसकी ट्रिब्यूटरी सुबनसिरी याद रखिएगा। ठीक है, कामेंग याद रखिएगा, भरेली याद रखिएगा, धनसारी जो है ये सब इसकी ट्रिब्यूटरीज है। ये ट्रिब्यूटरीज याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। सारामती निम्नलिखित में से किस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है? तो ये किसकी है बताइए? मिसमी की, गारो की, नागा की या फिर पटकोई की? तो ये साबरमती जो है हाईएस्ट पीक है नागा की। ठीक है, तो यहां पर सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। न्यायिक पुनरीक्षण की व्यवस्था भारतीय संविधान में कहां से ली गई है? जुडिशियल रिव्यू की बात हम कहां से करते हैं? तो ये हमने यूएसए से लिया है जुडिशियल रिव्यू की बात। तो ए आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बड़ा है तो थोड़ा सा मैं और साइड हो जाती हूं, ध्यान से देखिएगा। संविधान की 11वीं अनुसूची जो है वो पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 39 विषय प्रदान करती है। संविधान की 12वीं अनुसूची में शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं और 11वीं अनुसूची में आपके 73rd में संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा, 73rd के थ्रू हमने जोड़ा है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को। लेकिन इसमें कितने सब्जेक्ट्स हैं आपके? 39 सब्जेक्ट्स हैं? नहीं, इसमें 29 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, 12th शेड्यूल की अगर हम बात करेंगे, ये तो 11th शेड्यूल हो गया पंचायती राज से। 12th शेड्यूल में हम अर्बन की बात करते हैं ना, अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स की, और इसमें 18 सब्जेक्ट्स हैं। ये सही है, ये वाला गलत था क्योंकि 29 सब्जेक्ट्स हैं। 11th शेड्यूल जो है वो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़ा गया, ये भी सही है। तो आपका सही क्या हो जाएगा? 2 और 3, पहला गलत है, 2 और 3 आपका सही उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है क्लास, तो यहां पर सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखा जाए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला प्रश्न, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना संविधान के किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है? तो बताइए, द कॉन्स्टिट्यूशन इज रेगुलेशन in which article of the constitution is the regulation of right of citizen by the parliament described? तो यहां पर क्लास आप लोग, हाँ चलिए, बस मैं देख रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों का जो रिकॉर्ड हो रहा है लेक्चर वो रुक ना गया हो, क्योंकि कभी कभी ऐसा अक्सर होता है जब क्लासेस बहुत बड़ी हो जाती हैं तो बीच में क्लासेस रुक जाती हैं और हमें पता नहीं चलता, हम पढ़ाते रहते हैं। तो यहां पर देखिए, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द रेगुलेशन ऑफ द राइट ऑफ द सिटीजन बाय पार्लियामेंट डिस्क्राइब? तो ये आपका आर्टिकल 11 में, सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, सी आपका सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न,
मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से हमें सही कथन को चुनना है। तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर वर्ष 1976 के तहत 42 संविधान संशोधन द्वारा 11 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। बताइए सही है कि गलत? ये तो आपको पता है, जब भी हम मौलिक कर्तव्यों की बात करते हैं हम स्वर्ण सिंह कमेटी की बात करते हैं। मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान के में स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जोड़ा गया। ठीक है, अगर कभी परीक्षा में एक सेंटेंस दे दे कि हमारे मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य शामिल थे, तो आप कहेंगे नहीं, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं शामिल थे। 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद इन्हें शामिल किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मौलिक कर्तव्य आपके कितने थे उस समय? उस समय आपके 10 थे। ठीक है, एक जो मौलिक कर्तव्य है वो बाद में जोड़ा गया है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। तो ये तो आपका गलत हो गया। ठीक है, इसे संविधान के भाग 5 में शामिल किया गया है? नहीं, इससे संविधान भाग किसमें जोड़ा गया है? इससे 4A में जोड़ा गया है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? और अगर हम आर्टिकल की बात करेंगे तो 51A हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों ही बिल्कुल गलत है। तो निम्नलिखित में से कौन सही है, सही बताना है। तो नीदर वन नॉट टू, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी आप लोगों को, आशा करती हूं। चलिए अगला प्रश्न, वित्तीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से हमें विचार करना है। यदि प्रधानमंत्री संतुष्ट है कि देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसके कारण भारत की वित्तीय स्थिरता, भारत की साख को खतरा है, तो वह वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। भारत में अब तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। तो देखिए क्लास, फाइनेंशियल इमरजेंसी की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो किसकी सेटिस्फैक्शन पे लगती है? प्राइम मिनिस्टर की नहीं, यहाँ पे प्रेसिडेंट होना चाहिए। आर्टिकल 360 में हम बात करते हैं ना फाइनेंशियल इमरजेंसी की, और फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक भारत में कभी भी डिक्लेयर नहीं की गई है। ये आपका सही है, पहला गलत है, दूसरा सही है। बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट, तो कौन सा नहीं करेक्ट है? फर्स्ट वाला, ओनली वन। ठीक है, यहाँ पर किसकी संतुष्टि होनी चाहिए? यहाँ पर राष्ट्रपति की, तो ए आपका सही उत्तर है। राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार होता है यदि राष्ट्रपति जो है वो संतुष्ट है कि देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसके कारण भारत की वित्तीय स्थिरता, भारत की साख और उसके क्षेत्र के किसी भी हिस्से की वित्तीय स्थिरता को खतरा है, तो वह केंद्र की सलाह पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। याद रहेगा वो आप लोगों को? ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। एक चीज और यहाँ पे याद रख लीजिए कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये बोला गया कि राष्ट्रपति की संतुष्टि की जो बात की गई है, सेटिस्फैक्शन की बात की गई है, इसके न्यायिक पूर्वालोकन किया जा सकता है, न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, की जा सकती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, राष्ट्रपति की संतुष्टि न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट इसकी समीक्षा कर सकता है। ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे हम मौले मिंटो रिफॉर्म कहते हैं, बिल्कुल सही है, मौले मिंटो सुधार कहा जाता है। इसके द्वारा मुस्लिम समुदाय हेतु पहली बार पृथक निर्वाचन व्यवस्था की गई थी, तो ये भी सही है। जब हम बात करते हैं मौले मिंटो रिफॉर्म की, तो 1909 में पहली बार इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी मुस्लिम्स के लिए। ठीक है, और एक तरीके से कह सकते हैं पाकिस्तान की नींव भी यहीं से डाली गई थी, क्योंकि एक तरीके से बांट दिया गया ना। सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या होता है, जिसके लिए सीटें रिजर्व जो प्रोविंस या जहां पर भी इलेक्शन होता है, ठीक है, वहां पे खाली उसी समुदाय के लोग देंगे। अब जैसे यहाँ पर इलेक्शन हो रहा है, ये मुस्लिम प्रोविंस है, तो यहाँ पर खाली इलेक्शन में जो लीडर्स खड़े रहेंगे वो भी मुस्लिम्स होंगे और इनको जो वोट देंगे वो भी मुस्लिम्स ही होंगे। ठीक है, तो ये बात होती है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोनों ही बिल्कुल सही है। ठीक है क्लास। अच्छा, 1919 की अगर हम बात करेंगे तो 1919 में 1919 में, जिसको कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहते हैं, उसमें भी सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी, लेकिन यूरोपियंस के लिए बात की गई थी, क्रिश्चियंस के लिए बात की गई थी, सिख के लिए बात की गई थी। ये याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगाली व्यापारी वास्को डी गामा ने की थी। वह 17 मई 1498 को भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कोचीन पे पहुंचे थे। तो ये पूछा जाता है ना कि कब आए थे वास्को डी गामा, 1498 में, कौन राजा था, जेमोरिन था। ठीक है, ये सब चीजें सही है। ये 20 और 21 मई के समय आए थे, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर बोला गया है ना, करेक्ट बोला गया है, ओनली वन होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए
ओनली ए आपका सही उत्तर है, क्योंकि देखिए अगर हम देखें तो ये 20 मई के लगभग आए थे 1498 में, ठीक है, पश्चिमी तट पर कालीकट में पहुंचे थे। उस समय यहाँ का राजा कौन था? जयमोरिन था। मैं पूरा पढ़ नहीं रही हूँ, मैंने आपको बता दिया है। अगर कभी परीक्षा में पूछे कि भारत में सर्वप्रथम कौन आए थे, तो पुर्तगाली आए थे, फिर उसके बाद कौन आए थे? डच आए थे, फिर अंग्रेज आए थे, ठीक है, फिर डेनिश आए थे, और उसके लास्ट में आपके फ्रांसीसी का आगमन हुआ है। तो याद रखिएगा, पुर्तगाली के बाद डच आए थे, ठीक है, डच के बाद अंग्रेज आए थे, ब्रिटिशर्स आए थे, फिर डेनिश आए थे, और उसके बाद फ्रांसीसी आए थे। अगला प्रश्न, अल्फांसो द अल्ब्रुक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। या प्रथम पुर्तगाली वॉइसरॉय है, इसने कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया था। देखिए क्लास, अगर हम बात करें इसकी पुर्तगालियों की वास्तविक संस्थापक की, तो अल्फांसो को बोला जाता है, लेकिन ये पहले पुर्तगाली वॉइसरॉय नहीं थे। अल्मीडिया जो था वो आपका पहला पुर्तगाली वॉइसरॉय था, तो ये तो आपका गलत हो गया। इसने हेडक्वार्टर कोचीन बनाया, तो ये सही है। उत्तर क्या हो जाएगा? बी आपका सही उत्तर। एक मिनट क्लास, एक चीज देख लेते हैं यहाँ पर क्या बोला गया है। देखिए, यही गलती आप लोग पेपर में मत करिएगा जो मैंने अभी की। इसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग अबव स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट, ठीक है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, यहाँ पर नॉट करेक्ट लिखा है और मैंने आपको करेक्ट आंसर में बता दिया कि पहला तो आपका गलत है लेकिन दूसरा सही है, तो बी आपका सही उत्तर होगा। मेरा प्रश्न का उत्तर गलत हो गया, मुझे आता था तब भी मैंने गलत कर दिया इसको ना। यही चीज परीक्षा में भी कभी कभी जल्दीबाजी में हो जाती है, आप लोग ऐसी गलती नहीं करेंगे। यहाँ पर ही वॉज द फर्स्ट पुर्तगाली वाइसरॉय, नहीं, तो यही आपका सही उत्तर होगा क्योंकि नॉट पूछा है, तो ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। इसे पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है और इसने चीन को अपना मुख्यालय, कोचीन को लिखिएगा, चीन को नहीं, कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया था, ठीक है। और 1510 में गोवा को बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से छीनकर इसने उस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था और इसी रीजन की वजह से इसे हम पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखें। पोलीगार विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से पर विचार कीजिए। इसे दक्षिण भारतीय विद्रोह की संज्ञा दी जाती है या मुख्यतः श्रमिक समूह है? इसमें मुख्यतः श्रमिक समूह था, ठीक है। अब देखिए क्लास, यहाँ पर क्या बोला गया है, पहले ही मैं देख लूं, यहाँ पर सही नहीं है बोला गया है, ठीक है, कौन सा इनकरेक्ट है बोला गया है। तो अगर हम बात करेंगे पोलीगार विद्रोह की, तो ये आपका साउथ इंडिया में हुआ था, ये सही है, साउथ में हुआ था, लेकिन मुख्यतः ये श्रमिक समूह नहीं था, ये तो आपके जमींदार हुआ करते थे, तो ये आपका गलत हो गया। तो यहाँ पर कौन सा सही नहीं है बोला गया है, तो केवल दो जो है वो सही नहीं है। क्या मैं बोर्ड के सामने खड़ी हो गई, आप लोग पढ़ पाए? अभी पढ़ लीजिए पॉज करके, समझ में आ गया ना। पॉलीगर रिबेलियन जो है वो साउथ इंडियन रिबेलियन था, इसमें लेबर नहीं, इसमें जमींदार शामिल थे, तो बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लें हम लोग, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आप लोगों को। अगला प्रश्न 50वां प्रश्न, प्रोटीन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को हमें चुनना है, ठीक है। यह एक सरल कार्बनिक यौगिक होता है, इसकी प्राप्ति केवल पादपों से हो सकती है। क्लास, अगर मैं प्रोटीन की बात करूं तो प्रोटीन क्या एक सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है? नहीं, इसमें आपके कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन होता है, सबसे मिलकर बना रहता है, तो सिंपल नहीं कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। और प्रोटीन क्या हमें खाली प्लांट से मिलता है? नहीं, प्लांट से नहीं, अंडे में भी खाते हो तो प्रोटीन मिलता है, मीट खाते हो प्रोटीन मिलता है ना, तो दोनों से, प्लांट और एनिमल दोनों से मिलता है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्या बोला गया है पहले मैं देख लूं क्लास। ट्रू स्टेटमेंट बोला गया है, तो नीदर वन नॉर टू। जब से वो वाला गलत हो गया मैं सतर्क हो गई कि कहीं गलत टिक ना। अब हम देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त वसा का उदाहरण नहीं है? ठीक है, सेचुरेटेड फैट का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? घी, बटर, पीनट ऑयल, पाम ऑयल। तो यहाँ पर आपका सेचुरेटेड फैट का एग्जाम्पल पाम ऑयल नहीं है, ठीक है, डी आपका सही उत्तर है। पाम ऑयल नुकसान करता है ना क्लास, बताइए कि नहीं करता है? ज्यादातर चिप्स और अगर आप देखेंगे बिस्किट चिप्स के पीछे पाम ऑयल लिखा रहता है। निम्नलिखित में से किस खनिज लवण की कमी से शरीर में प्रोटीन के अपापचय संबंधी गड़बड़ियां होने लगती है? मतलब बोला गया किस
मिनरल की डिफिशियंसी से प्रोटीन मेटाबॉलिज्म जो है बॉडी में वो आपका अफेक्टेड होता है, डिसऑर्डर होता है। तो यहाँ पर आयरन दिया है नहीं, मैग्नीज दिया है नहीं, पोटेशियम नहीं, सल्फर आपका सही है। ठीक है, सल्फर की डिफिशियंसी से क्या होता है, जो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म है बॉडी में वो आपका अफेक्टेड हो जाता है। तो ए आपका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न, 53rd प्रश्न, रेशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से हमें सत्य कथन को चुनना है। फाइबर्स की बात की गई है, रेशे पादप आधारित खाद्य पदार्थ हैं। ठीक है, जो ये हैं ये आपके प्लांट बेस्ड है। ठीक है, सही है। ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, इनका विखंडन मानव शरीर के द्वारा नहीं किया जा सकता है। रेशे रक्त शर्करों के नियंत्रण एवं कोलेस्ट्रॉल के संदर्भ स्तर में कमी लाते हैं। देखिए, आपसे अक्सर बोला जाता है कि आप लोग जो है वो फाइबर रिच डाइट लीजिए। ठीक है, अगर कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है तो डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि अपने खाने में फाइबर इंक्लूड करिए। तो मेनली ये हमें प्लांट से मिलता है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन जो फाइबर रिच डाइट होती है वो हमें एनर्जी नहीं देती है, फाइबर एनर्जी नहीं देता है, ये चीज याद रखिएगा। दे प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी, ये गलत है आपका, इनकरेक्ट बोला है ना, हाँ, तो ये गलत है। और सब जो दिया गया, दे कैन नॉट बी डिसइंटीग्रेटेड बाय द ह्यूमन बॉडी, फाइबर्स हेल्प कंट्रोल ब्लड शुगर एंड रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल लेवल, ये सब आपका सही है। तो बी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, हम देख लेते हैं। देखिए, रेशे पादप आधारित खाद्य पदार्थों के वैसे अंश है जिनका विखंडन मानव शरीर के द्वारा नहीं किया जा सकता। ठीक है, और ये आपका रुद्रांश समानता 2 प्रकार के होते हैं, रेशों की बात की गई है, घुलनशील और एवजल में, और एक अघुलनशील। इतना नहीं पूछेगा, जो मैंने आपको बता दिया वो चीज याद रखिएगा। या साबुत अनाज, गेहूं के आटे, सब्जियां जैसे गाजर, धनिया और टमाटर में पाई जाती हैं। चलिए अगला प्रश्न, अमाशय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। हम स्टमक की बात कर रहे हैं, अमाशय की जब बात कर रहे हैं। अमाशय वक्ष गुहा में बाईं तरफ स्थित होता है। ठीक है, ये चेस्ट कैविटी में बोला गया है, लेफ्ट साइड में अमाशय होता है। ठीक है, लेफ्ट साइड में। चलिए, द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन द फूड स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, स्टमक। देखिए, एक चीज याद रखिएगा क्लास, जब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन की, तो कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है वो माउथ से स्टार्ट हो जाता है। जब आप च्यूइंग करते हैं ना, जब आप च्यू करते हैं तो सलाइवा प्रोड्यूस होता है। जब रोटी खाते हो तो रोटी मीठी मीठी लगने लगती है ना, तो वो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन आपके मुंह से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये जो है ये गलत है, ये आपका गलत है। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन मुंह से स्टार्ट हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा, क्या बोला गया, ट्रू बोला गया है, तो ओनली 1 इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे, ए आपका सही उत्तर है। 55 प्रश्न, दिए गए कथनों में से असत्य कथन को हमें चुनना है। यकृत ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित करती है, लिवर जो है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, सीरोसिस नामक रोग अग्नाशय में होता है, पेनक्रियास में होता है सीरोसिस। यहाँ पर देखिए क्लास, कल ही हमने डिस्कस किया था, जो लिवर है, ठीक है, लिवर क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, आपको मैंने बताया था बीटा सेल जो पेनक्रियास का होता है, वहां से इंसुलिन क्या होती है, सिक्रीट होती है, जो कि बॉडी में ग्लूकोज को मेंटेन करने में हेल्प करती है। और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसको बॉडी में, लिवर में ग्लूकोजन के फॉर्म में, ये याद रखिएगा, लिवर में स्टोर होता है, ये सही है। और इंसुलिन कहां से इंजेक्ट होता है, सिक्रीट होता है, तो वो पेनक्रियास के बीटा सेल से, ये भी याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा है। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है, डायबिटीज होती है ना, तभी बाहर से इंसुलिन लगाई जाती है। लेकिन जो सिरोसिस दिया है नामक रोग, ये आपका पेनक्रियास से रिलेटेड नहीं है, ये रोग जो है ये लिवर से रिलेटेड है। तो ये तो आपका गलत हो गया। यहां पर बोला गया है कौन सा असत्य कथन है, तो कौन सा असत्य कथन है, केवल 2, बी जो है वो आपका सही उत्तर होगा, केवल 2 आपका गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही कथन है, ये आपको बताना है। अब देखिए क्लास, ये आपके करंट के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, तो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने 4 से 5 सितंबर को सिंगापुर की आधिकारिक यात्रा की। ठीक है, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली सिंगापुर की आधिकारिक यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने भारत का पहला तिरुवल्लुवर संस्कृत केंद्र सिंगापुर में खोलने की घोषणा की है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, ये जो है स्टेटमेंट ये बिल्कुल सही है। सितंबर में इन्होंने सिंगापुर की ऑफिशियल विजिट पे गए, लेकिन ये नरेंद्र मोदी जी की, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की पहली ऑफिशियल विजिट नहीं थी। ठीक है, ये गलत है आपका।
ये अगर हम देखेंगे तो 5वीं या 6वीं ऑफिशियल विजिट थी, और यहाँ पर आपको 5वीं विजिट थी। इसको ध्यान दीजिएगा, ये इनकी 5वीं विजिट थी, ठीक है। और ड्यूरिंग दिस विजिट प्राइम मिनिस्टर अनाउंस द ओपनिंग ऑफ तिरुवल्लुवर संस्कृत कॉलेज, सांस्कृतिक केंद्र। ये आपका सही है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, केवल 1 और 3। दूसरा आपका गलत है, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं, सी सही उत्तर है। याद रखिएगा 5वीं विजिट थी सिंगापुर में, ठीक है, पहली विजिट नहीं थी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है। हाल ही में भारत और ब्रुनेई ने 2024 में दोनों देशों के बीच में राजनीतिक संबंधों की 40वीं वर्षगांठ मनाई है, ठीक है, 40वीं वर्षगांठ। तो बताइए, इस अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री ने ब्रुनेई की आधिकारिक यात्रा की या किसी प्रधानमंत्री की ब्रुनेई की पहली द्विपक्षीय यात्रा है। तो यहाँ पर जो दोनों ही स्टेटमेंट दिए गए हैं वो बिल्कुल सही है आपके, ठीक है, ये याद रखिएगा। 40वीं वर्षगांठ थी, ये बिल्कुल सही है ब्रुनेई के साथ, ठीक है। और किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की ये आधिकारिक यात्रा थी, ठीक है, यह पहली आधिकारिक यात्रा थी भारतीय प्रधानमंत्री की ब्रुनेई की पहली द्विपक्षीय यात्रा थी, ये बिल्कुल भी सही है आपका, ठीक है, गलत है ही नहीं। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही है और आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, नॉट करेक्ट पूछा है तो डी, नीदर 1 नॉट 2। ध्यान से देखिएगा, नॉट दिया है, इसी वजह से डी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन आपके सही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 अगस्त 2024 को यूक्रेन की पहली आधिकारिक यात्रा की, ठीक है। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के पश्चात ऑपरेशन कावेरी के तहत भारतीय नागरिकों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाला गया। जून 2024 को स्विट्जरलैंड में आयोजित यूक्रेन में शांति पर शिखर सम्मेलन में भारत ने भाग लिया। तो देखिए क्लास, अभी तक हमने सिंगापुर की बात की, याद रखिएगा। एक बार पेपर में यह भी पूछा था ना, इस साल कहाँ गए, तो सबसे पहले हमने सिंगापुर की बात की, फिर हमने ब्रुनेई की बात की, और अब हम आपसे किसकी बात कर रहे हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं यूक्रेन की, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। ये अगस्त में यूक्रेन में गए हैं, याद रखिएगा। 40वीं वर्षगांठ थी ब्रुनेई की, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, याद रहेगा ना क्लास, जो भी पॉइंट्स बता रही हूं। और अगर पूछा जाए सिंगापुर में प्रधानमंत्री की ये पहली यात्रा थी, बताइए, तो नहीं, ये उनकी 5वीं, ठीक है, सिंगापुर में। लेकिन ब्रुनेई में जो पहली द्विपक्षीय वार्ता हुई है, तो वो पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने ब्रुनेई में पहली द्विपक्षीय वार्ता की है, ये भी याद रखिएगा। यूक्रेन की अगर हम बात करें तो हाँ, इन्होंने ऑफिशियल विजिट किया है अगस्त 2024 में, ठीक है। इंडियन सिटीजन्स को जो निकाला गया था वो ऑपरेशन कावेरी नहीं था, वो ऑपरेशन गंगा था। यहाँ पे जो कावेरी लिखा है वो गलत लिखा है, याद रखिएगा। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के पश्चात ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीय नागरिकों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाला गया था, ठीक है। जून 2024 को स्विट्जरलैंड में आयोजित यूक्रेन में शांति पर शिखर सम्मेलन में भारत ने भाग लिया था। तो हो सकता है परीक्षा में ये भी प्रश्न पूछ ले, समिट ऑन पीस इन यूक्रेन, ठीक है, ये कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था, तो यूक्रेन दे देगा, ठीक है, यूएसए दे देगा, फिर आपको हो सकता है ऐसे कोई 2-3 वो दे दे। तो आप याद रखिएगा ये कहां पर हुआ था, ये हुआ था स्विट्जरलैंड में, ये चीज आपको याद रखनी है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहां पर आपका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा 1 और 3। तो करेक्ट पूछा है, सी आपका सही उत्तर होगा 58 का। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, बोला गया है। हाल ही में भारत ने यूक्रेन की सरकार को 4 भीष्म क्यूब्स दिए हैं, ठीक है। इन क्यूब्स को विश्व के पहले स्वदेशी पोर्टल अस्पताल की संज्ञा दी जाती है। तो ये इस तरीके से होते हैं, स्वदेशी पोर्टल, ये अस्पताल की तरह ही होते हैं, ठीक है, हॉस्पिटल की तरह, पोर्टेबल हॉस्पिटल्स होते हैं ये। और 4 भीष्म क्यूब दिए हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए यूक्रेन से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हम बता रहे हैं वो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर 4 भीष्म क्यूब्स किसको दिए हैं, भारत सरकार ने, तो यूक्रेन को दिए हैं, याद रखेंगे आप लोग, तो याद रखिएगा ये चीज। और ऑपरेशन गंगा था, ना कि ऑपरेशन कावेरी था। तो यहां पर सी आपका सही उत्तर है। और ये वर्ल्ड का क्यों इंपॉर्टेंट है भीष्म क्यूब, क्योंकि ये वर्ल्ड का फर्स्ट इंडिजिनस पोर्टल हॉस्पिटल है, पोर्टेबल हॉस्पिटल है। अगला प्रश्न 60वां प्रश्न, जनवरी 2023 में वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट
के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस परियोजना की घोषणा की थी? तो बताइए किसकी घोषणा की थी इन्होंने आरोग्य प्रहरी की, आरोग्य मैत्री की, आरोग्य केंद्र की, या फिर आरोग्य भीष्म की? तो आपका 60 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? आरोग्य मैत्री। ठीक है, याद रखिएगा। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट 2023 जनवरी में जो ऑर्गेनाइज हुआ था, उसमें प्रधानमंत्री ने आरोग्य मैत्री की बात की थी। तो 60 का बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने जाम साहेब स्मारक युवा आदान प्रदान कार्यक्रम नामक नई पहल की घोषणा किस देश की आधिकारिक यात्रा के दौरान की है? तो बताइए क्या बोला गया? जाम साहेब स्मारक युवा आदान प्रदान कार्यक्रम की बात किसमें कहां की है? मलेशिया में, पोलैंड में, यूक्रेन में, या फिर सिंगापुर में? तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या है? यहां पर आपका सही उत्तर है पोलैंड में। याद रखिएगा क्लास, डायरेक्ट प्रश्न बन सकता है। जाम साहेब स्मारक युवा आदान प्रदान कार्यक्रम की बात कहां की गई है? तो ये पोलैंड में की गई है। तो 61 का बी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहां पर आप एक चीज सही कर लीजिए पहले। अच्छा, ये सब करंट अफेयर हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है? यहां पर हम रिवाइज कर रहे हैं, ध्यान में रखिएगा क्लास। तो एक भी गलत हो तो उसको फिर पढ़ लीजिएगा। मलेशिया संस्थापक सदस्य था आईबीसीए का, ठीक है? इंटरनेशनल बिग कैट एलियंस की बात यहां पर की गई है। तो देखिए, अगस्त 2024 में मलेशिया के प्रधानमंत्री दातो सेरी अनवर बिन इब्राहिम ने भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की है। बिल्कुल सही है। मलेशिया ने संस्थापक सदस्य के रूप में आईबीसीए इंटरनेशनल बिग कैट एलियंस में शामिल होने का निर्णय लिया है। यह भी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है? मलाया विश्वविद्यालय मलेशिया में और भारतीय अध्ययन की तिरुवल्लुवर पीठ की स्थापना की गई है। तो देखिए, अभी हमने इसको देखा था ना, तो यहां पर आपको याद रखना है, ये भी बिल्कुल सही है। तो तीनों ही बिल्कुल सही है। यहां पर आपका सही उत्तर जो होगा, क्या बोला गया? नॉट करेक्ट। तो सभी सही है, डी आपका सही उत्तर होगा। इंग्लिश और हिंदी में अलग छपा था, यहाँ पे सीडीआरआई की बात की गई थी, यहाँ पर सीडीआरआई नहीं, मैंने आईबीसीए कर दिया है। तो आपका जो तीनों स्टेटमेंट दिया गया है, ये बिल्कुल सही है। याद रखिएगा, मलेशिया जो है वो फाउंडिंग मेंबर है आपका आईबीसीए का, इंटरनेशनल बिग कैट एलियंस का। तो डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहां पर भी इसको डी कर लीजिएगा, ठीक है? ये डी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड वियतनाम जॉइंट वर्चुअली इनॉग्रेटेड द आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क एट टेलीकम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी नाहा त्रांग, वियतनाम में, ठीक है? India and Vietnam signed a memorandum of understanding on cooperation in development of National Maritime Heritage Complex in Tamil Nadu. तो बताइए 63rd का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा क्लास? तो यहां पर भारत और वियतनाम के प्रधानमंत्री ने नात्रांग स्थित दूरसंचार विश्वविद्यालय में आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क का संयुक्त रूप से वर्चुअल उद्घाटन किया। ये बिल्कुल सही है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क की स्थापना, ध्यान दीजिएगा, आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क की स्थापना किसके साथ की गई है? तो वियतनाम के साथ। ये चीज याद रखेंगे, आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क की जो स्थापना है वो वियतनाम के साथ की गई है। दोनों तरीके से प्रश्न बन सकता है, पूछा जा सकता है आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क की स्थापना कहां की गई है? तो वियतनाम में की गई है। हो सकता है पूछ ले आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क की स्थापना किसके साथ मिलकर की गई है? तो वियतनाम के साथ मिलकर की गई है। यहां पर याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न, इंडिया और वियतनाम साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स इन तमिलनाडु, नहीं, इन लोथल, गुजरात। ये भी याद रखिएगा, कहां पर? लोथल, गुजरात में, ठीक है क्लास? तो जो भी चीजें मैं आपको बता रही हूं, इसको एकदम ध्यान से सुनते चलिए, इससे ज्यादा डिफिकल्ट प्रश्न नहीं पूछेगा। तो बी आपका सही उत्तर है। अगला हम देखते हैं। देखिए, वर्ष 2024 में भारत और ऑस्ट्रिया के मध्य राजनीतिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है। नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए फरवरी 2024 में भारत ऑस्ट्रिया स्टार्टअप ब्रिज को लॉन्च किया गया है। तो 64th का आपका सही उत्तर क्या होगा? यहां पर बोला गया है कौन सा करेक्ट है? तो यहां पर आपका दोनों ही बिल्कुल सही है। 2024 को हम 75वीं वर्षगांठ के रूप में बना रहे हैं इंडिया और ऑस्ट्रिया के बीच में, और इंडिया ऑस्ट्रिया स्टार्टअप ब्रिज लॉन्च हुआ है फरवरी 2024 में टू प्रमोट द इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है?
सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं 65वां प्रश्न, 65th प्रश्न को अब हम देखते हैं। यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा, पहले पढ़ते हैं हम। द 22nd इंडिया रशिया एनुअल समिट वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली फ्रॉम 8 to 9 जुलाई 2014। यहाँ पे 24 करिए, देखिए इंग्लिश और हिंदी में अलग दिया है, 24 में, ठीक है। विद द एम ऑफ इंप्रूविंग द ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी, इंडिया एंड रशिया टुगेदर विद ईरान लॉन्च द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर इनिशिएटिव। The Prime Minister announces the opening of 2 consulates into 2 Russia cities, Kazan and Yekaterinburg, ठीक है, कांतेरीबर्ग। तो बताइए यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो यहां पर आपका जो सही उत्तर है वो क्या होगा क्लास, 22nd इंडिया एशिया एनुअल समिट जो है, भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन जो है, वो आपका नई दिल्ली में नहीं ऑर्गेनाइज हुआ था, ये रशिया में हुआ था। कहां पर हुआ था, रशिया में, ठीक है। और फिर जो 2 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर इन्होंने स्टैब्लिश किया है इंडिया और रशिया ने, किसके साथ मिलकर, ईरान के साथ मिलकर, ये सही है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने 2 नई कंसल्टेंसीज दूतावास खोलने की बात की है, कजान और येकातेरिनबर्ग में, तो ये भी सही है। तो यहां पर आपका सही उत्तर बी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब क्लास इतनी चीजों को हमने डिस्कस किया, तो मैं एक बार आपको जल्दी से क्विक रिवीजन देती हूं ताकि आपके दिमाग में हर पॉइंट बैठ जाए। इतना हम लोग जल्दी से रिवाइज कर लें ताकि आपको सब क्लियर हो जाए। तो ध्यान से देखिएगा, बस मैं बोलती चलूंगी, आप मेरी बात सुनते चलिएगा, ठीक है। मैं बोलती चल रही हूं, आप मेरी बात सुनते चलेगा। देखिए 4 से 5 सितंबर में हमारे प्रधानमंत्री कहां गए थे, सिंगापुर में गए थे। सुनते चलिए बस, कहां गए थे, सिंगापुर में गए थे। प्रधानमंत्री की ये पहली सिंगापुर की आधिकारिक यात्रा थी, नहीं, ये 5वीं थी, याद रहेगा, ठीक है। इन्होंने तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना कहां की है, सिंगापुर में की है, और ये पहली है, याद रखेंगे, सिंगापुर में पहली है, ठीक है। चलिए दूसरा हम देखें, आप जल्दी से दूसरा देखिए क्लास। यहां पर देखिए, फिर हमने बात किया ब्रुनेई की, ब्रुनेई गए ये, ठीक है, 2024 में ही, ये बिल्कुल सही है। इन्होंने ये जो है ब्रुनेई में पहले भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली द्विपक्षीय यात्रा है, ये याद रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न पूछेगा तो यही पूछेगा, और 40वीं वर्षगांठ है, ये भी याद रखिएगा। अगला चीज आप देखिए जल्दी से, फिर हमने आपसे बात की थी इनकी ब्रुनेई यूक्रेन की यात्रा की, ठीक है, यूक्रेन की आधिकारिक यात्रा थी, मैंने आपको बताया था ऑपरेशन कावेरी नहीं है, ऑपरेशन गंगा है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और स्विट्जरलैंड में, कहां पर, यूक्रेन में शांति शिखर सम्मेलन की बात कही गई थी, तो ये कहां कही गई थी, ये स्विट्जरलैंड में हुआ था ये कॉन्फ्रेंस, ये भी याद रखिएगा, कंफ्यूजन हो सकती है यहां पर। फिर अगला हम देखते हैं यूक्रेन की में ही, अगर हम देखेंगे यूक्रेन की सरकार को हमने 4 भीष्म क्यूब्स दिए हैं, जो कि एक पोर्टेबल अस्पताल है, ये भी याद रखिएगा, जो कि वर्ल्ड का पहला पोर्टेबल अस्पताल है। तो हो सकता है डायरेक्ट प्रश्न पूछ ले, स्वदेशी पोर्टल अस्पताल कौन सा था, भीष्म, अर्जुन, ऐसे करके, तो आप याद रखिएगा भीष्म, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर हमने 2023 में वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की बात की थी, ठीक है। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में किस चीज की अनाउंसमेंट की गई थी, तो ये आरोग्य मैत्री की, ये भी याद रखिएगा। अगला हम देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाम साहेब स्मारक युवा आदान प्रदान कार्यक्रम नामक नई पहल की घोषणा किस देश के आधिकारिक यात्रा में की है, तो बताइए जाम साहेब मेमोरियल यूथ कहां पर, अब आपके दिमाग में रहेगा ब्रुनेई था, यूक्रेन था कि सिंगापुर था, तो आपको तुरंत याद आएगा, नहीं, पोलैंड था, तो यहां पर पोलैंड, ठीक है, बी आपका सही उत्तर है। क्लास याद रखिएगा, सारी चीजें ऐसे ही परीक्षा में प्रश्न बनेंगे। फिर 62nd को हम देखते हैं, मलेशिया में प्रधानमंत्री ने अगर हम देखेंगे तो ये मलेशिया के साथ इन्होंने IBCA की बात कही गई है, इंटरनेशनल बिग कैट एलियंस की बात की गई है, ये CDRI काट दीजिए आप लोग, ठीक है। और यहां पर मलेशिया और सिंगापुर के साथ ही किसकी बात की गई है, तिरुवल्लुवर तीर्थ की, ये याद रखिएगा, मलेशिया और सिंगापुर। फिर
भारत और वियतनाम के प्रधानमंत्री ने, ये हो गया, मैंने आपको बताया। हाँ, ये प्रश्न बन सकता है कि नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स की स्थापना, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स की स्थापना कहां की जा रही है? लोथल, गुजरात में। किस कंट्री के साथ साइन हुआ है मेमोरेंडम? तो आप बताएंगे वियतनाम के साथ। याद रखिएगा क्लास, आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क की स्थापना कहां की जाएगी? तो ये वियतनाम में की जाएगी। आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क वियतनाम और नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स वियतनाम। अब आप लोगों को याद हो गया होगा चीजें, क्योंकि यहीं पे कंफ्यूजन होती है, प्रश्न यहीं से बनेगा। फिर निम्नलिखित कथनों में से कौन से आपके सही हैं? वर्ष 2024 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75वीं वर्षगांठ मनाई गई, एकदम सही है। और भारत ऑस्ट्रेलिया स्टार्टअप ब्रिज को लॉन्च किया गया है, ये भी सही है। अगला हम देखते हैं 65वां 22वां भारत रूस वार्षिक सम्मेलन का आयोजन 8 से 9 जुलाई के मध्य नई दिल्ली में किया गया। व्यापार एवं परिवहन कनेक्टिविटी में सुधार करने के उद्देश्य से भारत और रूस ने ईरान के साथ मिलकर अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा, यही प्रश्न पूछेगा। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर किन किन के साथ, कौन कौन है इसमें? तो इंडिया है, रशिया है और ईरान है, याद रखिएगा, टुगेदर विद ईरान। ठीक है, इंडिया, रशिया और ईरान। अच्छा, 22nd रशिया एनुअल समिट जो है वो नई दिल्ली में नहीं हुआ है, ये मॉस्को में हुआ है, ये भी चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए, इतना हो गया। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च राजकीय पुरस्कार दी ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयूज अपोस्टल से सम्मानित किया है? तो बताइए किसने सम्मानित किया है? तो अभी कहां गए थे? तो रशिया में गए थे, तो रशिया ने सम्मानित किया है। ठीक है, द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज अपोस्टल। ठीक है, सी आपका सही उत्तर है, ये भी प्रश्न बन सकता है। आज के सेशन को यहीं पे हम एंड करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम और प्रश्नों के साथ मिलेंगे। करंट अफेयर्स के प्रश्न जो है वो आप रिवाइज जितनी बार करेंगे आपके लिए उतना अच्छा होगा। अब आप मुझे जरूर बताइएगा आज की क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, यहाँ पर कोई भी डाउट होगा आपको आज की क्लास में तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्लास अब बहुत कम समय बचा है तो ज्यादा से ज्यादा रिवीजन पे फोकस करिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करिए, आप लोगों के लिए अच्छा होगा। तो जितना पढ़ेंगे उतना अच्छा होगा, दिमाग में सब चीजें याद रहती है। एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो एक एक चीजें याद आएगी, इन सब की चिंता मत करिए कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। मैक्सिमम टाइम रिवीजन पे दीजिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करिए अपने सब्जेक्ट्स का, आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। तो आज के सेशन को अब हम यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे आपसे नए प्रश्नों के साथ। करंट अफेयर के क्वेश्चंस को भी हम जरूर डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ से आपके परीक्षा में ज्यादातर प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसलिए हमें ध्यान देना है। ठीक है, लगभग 30 प्रश्न तो पूछे ही जाएंगे, तो इसको ध्यान में रखते हुए चलना है और अपने पास्ट ईयर्स के पेपर्स को भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो आशा करती हूँ आपके लिए क्लास यूजफुल रही हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और लास्ट क्लास जो मैंने आपको बोला है 7th क्लास को जरूर देख लीजिएगा, वहां पर भी हमने बहुत से महत्वपूर्ण पॉइंट्स को डिस्कस किया है। अब आज के सेशन को यहीं पे एंड करूंगी, नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलूंगी और जाते जाते आपसे फिर कहूंगी अपने पे विश्वास रखिए, पढ़ाई करिए, सब सफलता जरूर मिलेगी। माता पिता के आशीर्वाद पर, ईश्वर के आशीर्वाद पे, अपने गुरुजनों के आशीर्वाद पर विश्वास रखिए। आप ही जैसे स्टूडेंट कल SDM बनते हैं। ठीक है, तो एकदम पॉजिटिव रहिए, बिल्कुल भी नकारात्मक चीजों से, सारी नकारात्मक चीजों से दूर रहिए। खूब पानी पीजिए, खूब पढ़िए। आशा करती हूँ आपका स्वास्थ्य अच्छा हो, खूब पढ़ें, आप लोग आगे बढ़ें। इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। थैंक यू सो मच।